हम उसके बदल कयूं वैस तैयार बैठे हुए थे। कौन से wait a minute। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास हमारी कब हुई थी भैया? हाँ, 24 को हुई थी। भाई की फरमाइश पे हमने वो एटीएल के ऊपर दोबारा से गौर किया, ठीक है। फिर थोड़ा सा वो सलीम भाई नेशनल सेविंग वाले स्कीमों पर में ले गए, ठीक है। ये वाली चीज़ें की। फिर हमने वो दोबारा से मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, उन चीज़ों को देखा था, ठीक है। वो की कौन सी चीज अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग की जरूरत है। हाँ जी। तो उसमें से आवाज नहीं आ रही जी। बाकी लोग कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है? मेरी तरफ से तो बिल्कुल आवाज ओके है। आ रही है सर। क्लियर आ रही जी है। आ रही है सर। बस ठीक है। बाकी दूसरे साहब फिर अपनी आवाज चेक करें। भाईजान बाकी सबको आ रही है अली भाई? और सर आ रही है आवाज। ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ चीजें हमने देखी थी। पोर्टल पे हमने कौन कहाँ तक पहुंच गए थे? जी जी, डिडक्शन। लास्ट पॉइंट कौन सा वाला डिस्कस किया हमने? लिखा हुआ है कि पढ़ा ही नहीं है घर जाके? अच्छा, ताजिर दोस्त जो भी हो आज, हाँ ये भी सर इसी बिजनेस वाले पोर्टल पे होगा। हाँ हाँ, इसी पे होगा बल्कि। अच्छा, एक चीज तो समझ लेना। सबसे पहले कि टैक्स को हमने हवा नहीं बनाना, ठीक है। फर्ज करें कि ताजे दोस्त स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की है ना, तो सबसे आसान तरीका ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कानून आता है ना, तो अब यहाँ पे जाएंगे fbr.gov.pk, इनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीजें जो आ रही होंगी ना, पहले तो आप देख लें कि अच्छा हमें नहीं पता कि वो सर्कुलर आ रहा है, वो SRO आ रहा है, क्या चीज आ रहा है। सबसे पहले तो आप मोस्टली जाएं SRO को। कहाँ पे? SRO को। यहाँ पे मैं गया, ठीक है। इससे भी पहले बल्कि इसको भी छोड़ दें और इससे भी आसान तरीका करते हैं। यहाँ पे आओ, सर्च के ऊपर, ठीक है। ताजर, ठीक है, दोस्त, ठीक है। इस पे आए, एंटर किया, ठीक है। अब FBR की वेबसाइट के अंदर इसके ऊपर एक SRO पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कुछ SRO के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और SRO 29 मार्च का है, ठीक है। याद रखिएगा, SRO बाद में वो एक्सप्लेन करता है किस चीज को। बेसिकली इसका मतलब सेक्शन में कोई चीज होगी तो SRO होगा, SRO खुद से नहीं होगा। और मैं आपको ये खोल के भी दिखाऊंगा तो लाजमी तौर पे किस सेक्शन को रेफर करेगा। इसका मतलब ये है कि ये रूल कोई प्रोसीजर कोई एक्सप्लेनेशन आ रही है किसी चीज की। एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं कहूंगा, एक्सटेंशन है, लेकिन ये चीजों को प्रोसीजर ले डाउन कर रही होगी, ठीक है जी। तो अभी हम अगर जाएं, फर्ज करें तो फिर ये पार्ट 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम इन तीनों चीजों को फर्ज करें देख लेते हैं। पहले हमने पार्ट 1 को खोला, ठीक है। उसने डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग पे ले गया, तो मैंने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लिया। मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने क्लिक किया, उसने कहा डाउनलोड करना, मैंने डाउनलोड कर लिया। इसके ऊपर इसने कोई लिस्ट डाउनलोड की, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, समझिएगा बिल्कुल मैं आपकी तरह, मुझे नहीं पता चीज़ों का, ठीक है। जब लिस्ट उसने डाउनलोड की, अभी एक मिनट जी, लिस्ट ओपन होती है तो दिखा देती है। अच्छा जी, मैंने जब देखा तो ये एक एक्सेल खुला जो ये वाला था। मैंने कहा यार ये तो मेरे काम की चीज़ नहीं है, पता नहीं ये क्या आ गया। फर्ज करें, ठीक है। मैंने कहा ये तो NTNS नेम है, बिजनेस पर्सन है, ठीक है। तो मैंने कहा ये वाली चीज़ मेरे काम की फिलहाल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने तो लॉ पढ़ना है। मैंने कहा ये चीज़ मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है।
उसके बाद मैं वापस गया, फिर मैंने कहा ये फर्स्ट वाली चीज देख लिया, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। मैं सेकंड वाली चीज पे गया, इसको ओपन किया, ठीक है, तो उसने यहाँ पे ले आया, यहाँ पे अभी कोई चीज मुझे नहीं नजर आ रही ताजे, यहाँ पे तो एस आर ओ आ रहा है। खैर, हम एस आर ओ के ऊपर चले गए। सेकंड वाली चीज भी मेरे लिए उस तरह से रेलिवेंट नहीं निकली, ठीक है। थर्ड वाली पे चले गए, ठीक है। यहाँ पे ताजा दो स्कीम टॉप पे आ गई, ठीक है, ये खुद ब खुद वो रेलिवेंट पेजेस के अंदर आपको सर्च करके दे देगा। अच्छा, हो सकता है कि तो अभी टॉप पे पड़ा है, इसके बाद एस आर ओ आया नहीं, ये एस आर ओ कहीं नीचे पड़ा हो, ऐसे नीचे जाके, ठीक है। तो मैंने इसको खोला, जब इसको सर खोला, मैंने इसको चेक किया। सबसे पहले अब मुझे ये जानना है कि ये किस सेक्शन के रेलिवेंट है, ये एसआरओ जो आया है किस सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम गए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो एसआरओ आते हैं इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन आते हैं, ऊपर देख लें हेडिंग क्या है, नोटिफिकेशन। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 99B ऑफ द ऑर्डिनेंस, रीड विद फ्ला 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 फ्ला, ठीक है। द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज इज प्लीज टू प्रिस्क्राइब स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर एंड शॉपकीपर फॉर सेम हैविंग बीन प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड फला फला फला, ठीक है। वाइड, अच्छा, इससे पहले भी कहा था 21 मार्च को भी इसके ऊपर वो कह रहा है एक एसआरओ आ चुका है। इसका मतलब ये कि ये सेकंड एसआरओ है, इस पहले 21 मार्च का, फिर कौन सा, ये अब 30 मार्च का, ठीक है। और इन दोनों को पढ़ने से पहले सेक्शन 99B के तहत वो कहता है मेरे पास पावर्स हैं एसआरओ जारी करेंगे, लेकिन हर एसआरओ नहीं, हर जो एसआरओ होता है वो जनरल जो पावर्स हैं 237 के अंदर है सेक्शन में। ये जो पावर्स है 99B वाली, ये ताजा दो स्कीम का मुतालिक होगी। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, मैं कहूँगा छोड़ दे, मुझे भी नहीं पता, हम मिलके देखते हैं। हमने सर कानून खोला, 99B, ठीक है सर। हम चले गए सर उस सेक्शन के ऊपर, ठीक है, स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर एंड शॉप कीपर्स, ठीक है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस ऑर्डिनेंस। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि इसको कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉज, ठीक है। नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉज क्या होती है कि इसी चीज के मुतालिक कानून में अगर जो आगे मैं चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, कानून कहता है जो चीज आप आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसी तनाजर में पूरे कानून के अंदर कोई और बात लिखी हुई है, तो वो इंफीरियर है, ये सेक्शन क्या है, सुपीरियर है, ठीक है। कहता है उस चीज को नॉट विथ स्टैंडिंग, उस चीज को आप नजरअंदाज कर दीजिए, ठीक है। क्या कहता है, द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज, बोर्ड मिनिस्टर इन चार्ज, फाइनेंस मिनिस्टर की इजाजत के बाद, आप देख लीजिए, और हम इधर आके थोड़ा सा पढ़ें और से, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर फला फला फला, अब 90B को छोड़ दें। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज, ठीक है, ठीक हो गया, यानी कि बोर्ड मिनिस्टर इन चार्ज की अप्रूवल के बाद, ठीक है। क्या आ गया दोबारा, मे बाय नोटिफिकेशन, उसकी हेडिंग नोटिफिकेशन है, ठीक है, इन द ऑफिशियल गजट, ये जो गवर्नमेंट की पब्लिकेशन होती हैं ये ऑफिशियल गजट की टर्म्स में आती हैं, ऐसे ही है। प्रिस्क्राइब स्पेशल प्रोसीजर, वो स्पेशल प्रोसीजर देंगे, ठीक है। अच्छा, किसके लिए, फॉर द स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, कि उसका स्कोप क्या रखा जाए और एंड पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे रखी जाए। अभी हमें नहीं पता बात किसकी हो रही है, ऊपर हेडिंग से तो हमें पता है, लेकिन आगे उस चीज को दोबारा हेडिंग के अलावा भी एक्सप्लेन करेगा इसी में। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न बनाने के बारे में, एंड असेसमेंट, और असेसमेंट के बारे में, ये भी आपकी रिटर्न नहीं है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच स्मॉल ट्रेडर्स, उन छोटे ताजरों के बारे में, एंड शॉपकीपर, उन शॉपकीपर्स के बारे में, इन सच सिटीज और टेरिटरीज, कुछ खास सिटीज और कुछ खास या इलाके, ठीक है, एज मे बी स्पेसिफाइड, एज मे बी, अच्छा, एज मे बी स्पेसिफाइड से रूल्स भी हो सकते थे, लेकिन चूंकि वर्ड यहाँ पे आता है नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, इसलिए बात कहाँ पे चली गई, एसआरओ पे। अदरवाइज अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन वाली बात यहाँ पे ना लिखी होती तो इसके ऊपर रूल्स आते। अब रूल्स नहीं आए, क्या आया, एसआरओ आए, ठीक है। अब से जब हम यहाँ पे वापस आए, आप देख लीजिए, अब वही मैं उसकी हेडिंग भी बढ़ा देता हूँ। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स, वो पावर जो इसके पास है, कन्फर्ड बाय सेक्शन, जो किस सेक्शन कहते हैं, 99B के पास,
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है, ठीक है। तो ये पावर्स किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पहले किससे एडजस्ट लेगी? मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से। फिर वो क्या करेगी? स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स के बारे में कुछ प्रोसीजर ले डाउन करेंगी, उनके मुतालिक टैक्स फाइल करना, और दूसरे नंबर पे वो पेमेंट का और रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसीजर है वो डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। अब जब मैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आया, किसके ऊपर आया? डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये वाला था। इसमें सर आप आसानी से हम देख सकते हैं। एक तो याद रखिएगा कि ये प्रिलिमिनरी कोई कानून हो, कोई एसआर हो, ये होता है। इसके अंदर वो क्या बताता है कि इसका नाम क्या है और ये कब से अप्लाई होगा। 1 अप्रैल से अप्लाई होगा। और इसका जो है ना बाकी ये देख लीजिएगा, एक्सेप्शन बता दें। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2024, एक्सेप्ट पार्ट 3। जो तीसरा पार्ट है, ये कौन सा? पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 3 वो कब से अप्लाई होगा? 1 जुलाई 2024। अच्छा, इसका मतलब पार्ट पहले तो हम देखते हैं कि 1 2 के अंदर क्या है और 3 के अंदर क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पार्ट 3 के ऊपर मैं चलो पहले देख जाता हूँ कि है क्या। पार्ट 3 सर क्या है? पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। यानी कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स वाला एरिया तो ऊपर उसने लिख भी दिया। अब ये जिसने ड्राफ्टिंग की है थोड़ी अच्छी की है, हालांकि ना भी लिखता लेकिन उसने टॉप पे लिख दिया कि ये आगे जाके अप्लाई होगा। कौन सा? नॉर्मल टैक्स। हाँ हाँ, इसके ऊपर वो मिनिमम टैक्स लगा रहा है, ठीक है। इनके ऊपर था, देश के ऊपर मिनिमम टैक्स लगा रहा है। अच्छा सर, ऊपर हम गए फिर दोबारा से एक मोटा मोटा देख लेते हैं। एक स्कोप, ठीक है। ये सेक्शन या ये जो एसआरओ है किन लोगों के ऊपर लगेगा, ठीक है। किन लोगों के ऊपर लगेगा? इसके ऊपर वो कहता है जी ये कंपनीज के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। फिर इसको हम पढ़ेंगे, शॉपकीपर्स के ऊपर लगेगा, स्टोर्स वालों के ऊपर लगेगा, वेयर हाउस वालों के ऊपर लगेगा, फला फला जिनके पास है फिजिकल कोई प्लेस होगी उनके ऊपर लगेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जहाँ पे किसी चीज को इम्पोज करना होता है, टैक्स को लगाना होता है ना, जिनके ऊपर लगना है वो तो डिफाइन करना जरूरी है, जिनके ऊपर नहीं भी लगना वो भी जरूरी है। अच्छा, आपने सर कंपनी शंपनी क्यों लिख रहा है? कल को कंपनीज वाले कहते हैं कि हमने इसके अकॉर्डिंग टैक्स देना है, ठीक है, कि हम इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो इसलिए उसने कुछ लोगों को खुद ही एक्सक्लूड कर दिया। नंबर 1 पे उसने लगाए बताया किसके ऊपर लगेगा, फिर उसने आके बताया कि लोगों के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस टू अप्लाई। या याद रखिएगा, ये कहता है कि जिन लोगों के ऊपर लगेगा उन लोगों के ऊपर कानून की ये प्रोविजंस भी लगेंगे, ठीक है। वो सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हमने तो सिर्फ ये वाला टैक्स ही देना है, मतलब ये जो 99D वाला, ठीक है। लेकिन वो उसके अलावा बी था, डी था, बी था, बी है। हाँ, तो उसके अलावा बाकी भी पॉइंट्स इनके ऊपर अप्लाई होंगे। कौन कौन से? मिनिमम टैक्स भी इनके ऊपर लगेगा, एडवांस टैक्स की कंपटीशन भी लगेगी, ठीक है। सुपर टैक्स भी अगर इनके ऊपर बनता है तो वो भी लगेगा। ये पॉइंट्स उसने एक्सप्लेन कर दिए कि ताज़ा 2 स्कीम जिन लोग के ऊपर लगेगी उनके ऊपर ये बाकी भी डिफरेंट कुछ सेक्शन लगेंगे, ठीक है। हमारा ये नजरिया हो सकता था कि हमने सिर्फ वो मिनिमम टैक्स देना है बस, ठीक है। अच्छा, आगे सर उसने क्या कहा, ये चीजें एक्सप्लेन करता गया। फिर आगे उसको जरूरत महसूस हुई डेफिनेशन की। हालांकि नॉर्मली याद रखिएगा, जो 1 प्रिलिमिनरी होता है ना, जो सेकंड होता है ना उसके अंदर वो होता है कानून होगा तो उसका जो सेक्शन सेकंड होगा, या फिर एसआरओ होगा तो उसका जो आपका आप क्या लें कि रेगुलेशन हम क्या लेते हैं सॉर्ट ऑफ। तो 1 के अंदर उसने डिफाइन किया था उसका, आपका प्रिलिमिनरी के अंदर क्या डिफाइन किया था, उसका नाम, उसकी एप्लीकेशन। तो उसके बाद डेफिनेशन होती है, लेकिन इसने अब डेफिनेशन नीचे लिख दी, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं। जो टर्म जिस पूरे एसआरओ के अंदर यूज की गई हैं उनको डिफाइन कर दिया गया, उसको हम इग्नोर करते हैं फर्स्ट टाइम में। फिर किन सिटीज के ऊपर लगेगा? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, उसके बाद कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी, ठीक है। अभी इनिशियली इसका इतलाक इन लोगों के ऊपर होता है, ठीक है, इन सिटीज के ऊपर। तो जी ये बात यहाँ पे आके खत्म हो गई, ठीक है। अब कितना है यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, वो 1200 रुपया की इधर बात है, 100, और वो जनाब वाला उसने लिखा होगा। सर ये कैलकुलेशन कैसी होगी, किस तारीख पे ये लगता है, ये कितना लगेगा? इन्होंने भजन ये एरिया बताया ना, इसको पूरा आप एक दफा जाकर रीडिंग दीजिएगा, माशाल्लाह से आप वकील आदमी है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंफ्यूज हैं? प्रोसेस में गाड़ी की जो आपका रेंटल इनकम होगी हाँ, उसका 20% आपको देना पड़ेगा। वो ठीक है। तो अच्छा जी, मिनिमम टैक्स से 12 1200 बता देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, पहले नंबर पे तो रजिस्ट्रेशन की बातें, रजिस्ट्रेशन इन द नेशनल डाटाबेस रजिस्ट्री।
ठीक है। ये मोबाइल ऐप के अंदर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया टैक्स आसान के जरिए भी। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन 181 के जरिए आपने करवानी है, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, असल मुद्दा सारा ये है, मिनिमम मंथली एडवांस टैक्स पेबल बाय अ पर्सन, मंथली एडवांस टैक्स पे एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पे मंथली एडवांस टैक्स। पहले तो बात यह है कि जब एडवांस टैक्स की बारी आ गई तो ये साल के या महीने के आखिर की बात नहीं है, मंथली है तो महीने के स्टार्ट में। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पे मंथली एडवांस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस पैराग्राफ, ठीक है। अभी इस पॉइंट में से कुछ भी हमें नहीं मिला, शैल है यानी कि लाजमी है, और दूसरे नंबर पे क्या है, मंथली है, और ये एडवांस टैक्स है, ठीक है। अच्छा, द एडवांस टैक्स पेड अंडर सबसेक्शन 1 हमने पे कर दिया, ठीक है। शैल बी मिनिमम टैक्स, वो मिनिमम टैक्स काउंट होगा जो एडवांस टैक्स है। एडवांस हमारा ये ले रहा है कि महीने के स्टार्ट में, एक एडवांस का मतलब ये होता है कि जो साल के एंड पे वो एडजस्ट हुआ था, ये वो वाला नहीं है। ये टर्म्स मैं आपको बढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि ये होगा महीने के स्टार्ट में, इसलिए एडवांस का वर्ड है। लेकिन इसकी नेचर क्या होगी, जो फाइनल होती थी, मिनिमम होती थी, नॉर्मल होती थी, तो इसकी क्या है, ये मिनिमम इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, फॉर फ्रॉम द बिजनेस कवर्ड अंडर दिस स्पेशल प्रोसीजर। यहाँ भी कोई पता नहीं, यहाँ पे एक चीज है, ये कह रहा है कि महीने के स्टार्ट में होगा, नंबर सेकंड पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा। अच्छा आगे, द अमाउंट ऑफ मंथली एडवांस टैक्स फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। अब इसको प्रेस्क्राइब करने का भी कहता है, मैं प्रोसीजर आपको दूंगा, एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा याद रखिएगा कि अब एसआरओ को मजीद प्रेस्क्राइब कैसे किया जा सकता है, इसके लिए फिर सर्कुलर आएगा, फिर क्या आएगा, या फिर रूल्स के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, ये रेट्स या उसका कोई प्रोसीजर समटाइम तो एग्जांपल बना के दे देता है कि इस तरह से कंप्यूटेशन कर, ठीक है। अच्छा फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, वे द एडवांस टैक्स कंप्यूटेड अंडर सब पैराग्राफ 3। सब पैराग्राफ 3 के अंदर उसने मेरे से वो मालूम नहीं करवाया, उसने अभी प्रेस्क्राइब नहीं बताया, ठीक है। इसका मतलब जो प्रेस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग मैं कंप्यूट करूंगा, उसकी बात कर रहा है। विद एडवांस टैक्स कंप्यूटेड, उस रूल के तहत जो आएगा या उस सर्कुलर के तहत जो आएगा, क्या मैं क्या करूंगा, कंपटीशन करूंगा, इज जीरो, वो टैक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। द एडवांस टैक्स पेबल शैल बी 102,000 रुपीज पर एनम, ठीक है। फिर क्या होगा कि अगर वो रूल जो बताए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स पेबल बनता ही नहीं है, 1200 रुपया, वो क्या होगा साल का, वो मिनिमम टैक्स काउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर याद रखिएगा कि ये मंथली एडवांस टैक्स हो सकता है किसी के वो 200 रुपया कह दे, ठीक है, पूरे साल का, ठीक है। हाँ 1200 मंथली। नहीं नहीं, ये अब उसने यहाँ पे कह दिया पर एनम, इसका मतलब है तो 1200, लेकिन अब उसने कहा कि इसकी पेमेंट मंथली करनी है, अब 1200 इकट्ठा नहीं रहेगा, जब मंथली बात है हो सकता है इसको डिवाइड करके ले। अभी चूंकि ये रूल अभी 100% हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी इसके ऊपर तशनीदी बाकी है, इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, वेयर द, अच्छा, प्रोवाइडेड दैट वेयर द इनकम ऑफ द पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ कहता है अगर किसी बंदे के ऊपर उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। अच्छा इनकम एग्जाम क्यों हो सकती है, वैसे फर्ज करें कि उसकी इनकम कोई ऐसी कानून के सेक्शन के तहत आती है, टैक्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। या फिर क्या है कि वो फर्ज करें कि हम कहते हैं बिलो टैक्सेबल लिमिट, तो बिलो टैक्सेबल लिमिट को उसने एग्जाम नहीं कहा, उसको उसने कहा है कि अगर आपका टैक्स जीरो बनेगा तो 1200 फिर भी देना है। ये सिर्फ वो एग्जाम्प्ट इनकम जो सेक्शन 41 से लेके आपकी कहाँ तक है, सेक्शन 52 तक, ठीक है, वो इनकम्स हैं, ठीक है। या फिर अगर सेकंड शेड्यूल के अंदर किसी बंदे को माफी दी गई, ठीक है, वो लोग हैं। लेकिन मोस्टली याद रखिएगा ये कोई बिजनेस पर्सन होगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें कि फलां वाला सारे बंदा आया, लेट्स सपोज के वो डिविडेंड इनकम कमाता है लेकिन उसने शॉप ली हुई है, ठीक। नहीं, सीनियर सिटीजन के अंदर माफी नहीं है, पुराना फिर कानून पड़ा हुआ 50% माफ, वो खत्म हो गया। अच्छा, प्रोवाइडेड फॉर दैट द एडवांस टैक्स पेबल शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25% ऑफ द होल और द बैलेंस। अच्छा ये वाला पॉइंट इसने नया इंट्रोड्यूस किया कि एक्स्ट्रा, ये यानी कि ये फिर टैक्स रिडक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, 25% ऑफ द होल और द बैलेंस, ठीक है, टैक्स पेबल। ऐसे पॉइंट्स को जो टैक्स लायबिलिटी को कम करें हम कहते हैं टैक्स रिडक्शन। अब टैक्स रिडक्शन किसका काम होगा, इफ द पर्सन पेज इन लम्प सम द होल और द बैलेंस एज द केस मे बी of remaining advance tax for the relevant year on or before any of the due date for payment of such tax under the said paragraph। इसका मतलब ये है कि कोई पैराग्राफ होगा जिसके अंदर वो डेट बताई जाएगी,
और वो बंदा उससे पहले इकट्ठी अमाउंट जमा करा दे, जैसे कॉलेज कहता है कि फीस इकट्ठी जमा करा दो तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि इकट्ठे पैसे हमें दे दो, तो हमसे आपसे कितना, हमसे डिस्काउंट ले लो 25%, ठीक है। आगे, if the person who has not filed income tax return filed the income tax return for tax year 2023 before the due date for the payment of first monthly installment, अगर वो एक और से शशका मारा, उसने कहा कभी आपने 2023 का रिटर्न ही सबमिट नहीं किया, आप यानी कि रजिस्टर्ड नहीं होंगे, कहता है रिटर्न रजिस्टर्ड करो, अपने आप को रजिस्टर्ड करो, फिर रिटर्न सबमिट करो, ठीक है, और फिर क्या करना, जो अगला आपका वो टैक्स आएगा उसका 25% कितना है, माफ, ठीक है। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ फर्स्ट मंथ, अच्छा फर्स्ट मंथ के इंस्टॉलमेंट के ऊपर, इसमें क्या है फर्स्ट मंथ के ऊपर, ऊपर वाले पे मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट की बात है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी हम इसके ऊपर 100% रिलायंस उस वक्त तक प्लेस नहीं कर सकते जब तक कि बाकी एक नया सर्कुलर या किसी रूल में स्पेसिफाई करके वो हमें क्लियर नहीं कर देता, ठीक है। कुछ सवाल? इसमें तो प्रोटेक्ट किया है कि जो है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आपस की बात है, कोई सुन ना ले। ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये अभी ना बकरे को जब ज़िबा करना होता है तो उसको खिलाया पिलाया जाता है, हाँ ये दाना डाला जा रहा है, ये इतना कम टैक्स उनको बताओ तो ओके, ठीक है, तो उनको कहा जा रहा है आ जाओ, ठीक है, एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो फिर फिर तो लाइबल हो जाओगे, ठीक है, हर साल रिटर्न फाइल करना लाजमी है। 5 लाख से ज्यादा तब्दील आ गया आपकी सारी चीजों को दूसरी कंडीशन नहीं में नहीं काम नहीं पा लेंगे। सर, उसमें से कोई पॉइंट भी ना अप्लाई हो 114 वाला। मियाँ साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, इन्होंने कहा कि सर अरे एक पॉइंट से पूरा नहीं उतरेंगे दूसरे वाला पॉइंट, सर एक ऐसा भी तो पॉइंट है ना जो कहता है कि आपने एनटीएन ले लिया, रिटर्न फाइल करना ही करना, कोई भी पॉइंट एप्लीकेबल ना हो वो पॉइंट एप्लीकेबल हो जाता फिर एग्जाम ऑफर भी है। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कराने के हाँ रजिस्टर्ड हो, ठीक है, इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन इसमें सर वो छोटा दुकानदार भी आ गया। ये हर बंदे को पकड़ेंगे, ठीक है ना, ये जो पहले 6 शहरों में ऐसा ऐसा ये IMF जो कहता जाएगा हम करते जाएंगे, कौन सा मसला है। अच्छा सर, आपके ख्याल में ये जो हम IMF से पैसे लेते हैं इससे किसी आम आदमी को फायदा होता मैं सर अगर इसकी बात करूँ, शायद पहले भी मैंने बताया था, शायद आपने क्लासेस हमारी लेट ज्वाइन की, एक होता है, मैं बुक के ऊपर लगा हूँ उसके ऊपर मैंने कुछ चीजें लिखी थी। अच्छा जी, एक सर ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या चीज है, एनुअल बजट स्टेटमेंट, क्या होती है एनुअल बजट स्टेटमेंट। अब एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या है सर, एनुअल बजट स्टेटमेंट ये होती है, हर साल नेशनल असेंबली जो है ना वो पूरे साल की इनकम एंड एक्सपेंसेस को अप्रूव करती है। ये फर्ज करें मैंने ये गवर्नमेंट का एक अभी लेटेस्ट वाला जो है ना वो खोला हुआ है, जो रिसीट्स थी टैक्स ईयर 2023 की, ठीक है, जो बजट लास्ट आया, ठीक है, जो उन्होंने एस्टिमेट किया 22-23 के ऊपर, ठीक है, जो उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स इतने पैसे आएंगे, सेल टैक्स इतने आएंगे, बाकी नॉन रेवेन्यू रिसीट्स ये होंगी, फलां होगा ये होगा, ये उनकी पूरे साल की जब इनकम उन्होंने मालूम की तो उन्होंने कहा कितनी हमारी इनकम आएगी, टोटल रेवेन्यू आएगा हमें, ये देख लीजिए किस फिगर के अंदर है, 13 मिलियन किसके अंदर है, रुपीज इन मिलियंस, ठीक है, ये मिलियंस के अंदर है, और ये टोटल हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिसीट्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से आ रही है प्रॉपर लिखी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इनकम, और फर्स्ट करें मेरी सैलरी है ना, तो मुझे ये होता है कि मैं अपनी सैलरी के अंदर रह के खर्चे करूं, जबकि कंट्रीज इस तरह नहीं चलती। कंट्रीज असूली तौर पे अगर वैसे वो टैक्सेस ज्यादा लगा दें तो उस मुल्क को बुरा समझा जाता है, कहते हैं कि पहले अपने एक्सपेंसेस एस्टिमेट करो, उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स इम्पोज करो। अच्छा अब क्या हुआ, जब इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को एस्टिमेट किया, करंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये उसने निकालने शुरू कर दिया, करंट एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, ये अब रेवेन्यू अकाउंट क्या है ये आपको देखने पड़ेंगे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, आपके पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन क्या होते हैं, ठीक है, तो वो आप देखेंगे फिर आपको समझ आएगी कौन से एक्सपेंसेस हैं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होंगे,
कौन से एक्सपेंसिव पब्लिक और कौन सा फेडरेशन से चार्ज होंगे, ठीक है, कौन सी फीसें उसमें जाती हैं, कौन सी उसमें जाती है, मैं उसके ऊपर नहीं बहस करता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके टोटल इन्होंने कहा हमारे खर्चे कितने होंगे, ये जी इन्होंने ये दी आपको, ठीक है। जब ये भी मेरे ख्याल से टोटल सही लिखा भी हुआ, ठीक है, टोटल सही क्यों लिखा हुआ, जैसे उधर ऊपर आ रहा था ना कि टोटल इतना है, तो ये प्रॉपर इसके नीचे से लास्ट वाली मैं लाइन देखूंगा, शायद मेरे से कॉपी सही ना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंड पे टोटल आएगा सारे एक्सपेंसेस का, याद रखिएगा ये ज्यादा ही होगा जो आपकी रिसीट्स हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और शीट्स कम होंगे। फिर इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। फिर भी हमारे वो एक्सपेंसेस जो है ना मीट नहीं हो पाते, फिर हम चले जाते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है, और वो कर सकती है, उनके लिए माफी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये मुल्क के लिए ही लोन होता है, यानी कि हमारे ये पब्लिक एक्सपेंचर होते हैं गवर्नमेंट को, उनको मीट करना, ठीक है। फिर भी इनको ये गरीब हो जाता है फिर। क्योंकि देखिए ये कौन प्रोग्राम देते हैं वो एक अपनी पॉलिसी है कि आपने एजुकेशन की मदद नहीं करने, आपने हेल्थ के ऊपर कट करने, इस तरह की जो आम लोगों को जो इन चीजों में फायदा होता है या सोशल वेलफेयर की जो प्रोजेक्ट है उनको आपने यूज करने, इससे तमाम बंदा मुतासर होते हैं। क्योंकि उसके ऊपर उल्टा टैक्स का बटन डाला जाता है और उसको जोड़ा जाता है। अब ये तो सिर्फ एक ट्रांसलेट के पास आता है, जैसे भाई ने कहा कि वो 2 करोड़ के टायर उसको चेंज करती है। अच्छा चीज पता है क्या, कि वो समटाइम आपको लोन देते हैं ना, दो पॉइंट्स होते हैं, उन्होंने लोन वापस भी लेना, ठीक है। फिर उनको कंसर्न होता है कि कहीं आप जो है ना उनका लोन वापस ना करें, फिर वो साथ साथ स्कीम बताते हैं कि कहाँ कहाँ से लोन आपने निकालना भी है, वापस हमें वापस भी देना, ठीक है। और हमारा लोन पे लोन ही होता है, लोन पे लोन क्या होता है कि अगर हमारी इंस्टॉलमेंट आती है, नया लोन लिया, पुराना लोन दे दिया, फिर उससे और लोन लिया, ठीक है, हमारा यही चल रहा है। लोन हमने लिया, हमारे पास औकात ही नहीं वापस करने की, हमने नया लोन और लिया, उसको वापस कर दिया, ठीक है। फिर वो और ज्यादा हो गया, फिर और लोन ले लिया, वो करते करते हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सामने हमने और ट्रेन चला दी, कोई और ट्रेन चला दी, ठीक है, और जो बिजली पहले पूरी नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हम शुरू किए गए। हालांकि हमें, अब देखिए हमारे से चाइना कितना आगे निकल गया, बाद में आने वाले बंगाली कहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो खैर बात करने का मकसद ये है कि ये लोन हमारे जो लिए जाते हैं कंट्री के ऊपर ही कंज्यूम कितने होते हैं कितने होते हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये बाजारी तौर पे आपके इन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए ही लिए जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर वो कहते हैं, अच्छा फिर जब कहते हैं फर्ज करें कि फलां एक्सपेंस के ऊपर नहीं होगा, ये अब डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके फलां के ऊपर नहीं होंगे तो हम किसी दूसरी एक्सपेंस के ऊपर वो उसको कर लेंगे, उसको हम टैक्स वाले पैसे से फाइनेंस कर लेंगे। वो कहते हैं हमारा जो लोन का पैसा है वो फलां फलां चीजों पर यूज होना। और समटाइम भी उनकी ये कोशिश होती है कि कल को वो चीज ऐसी हो कि अगर ये लोन दे ना पाए तो हम कहेंगे ये चीज हमें दे, जो वो हमें गिरवी रखवा दो। अपने लोन पे करने के लिए हमने अपना पता नहीं कितना पानी पेश किया। हाँ, तो ये अभी तो हमारी एयर स्पेस की बटन कितनी उन्होंने भेज दी है, एयर स्पेस आपको पता है, हमारी पे नहीं कितनी एयर स्पेस बिक गई है, ठीक है। ये सिविल एविएशन, ये कोई बड़ी सारी खबरें पब्लिश भी नहीं करते, ठीक है ना। ये खैर है, कोई दोस्त है, अनऑफिशियल खबर है कि उन्होंने कहा कि भाई कितनी पेमेंट्स है हम लोग ले चुके हैं ये उससे। खैर सर, लोन यूएसडी में होता है और टोटल टैक्स लोकल करेंसी में होता है इसका। और भाईजान आपके याद रखिएगा, लोन अगर यूएसडी में आता है तो आपके स्टेट बैंक के पास अमाउंट पार्क होती है, ठीक है। और स्टेट बैंक जो होता है बेसिकली, आप तो हम नोट, वो जो नोट है ना बाजारी तौर पे वो पर्चियां ही हैं, ठीक है। पहले असली तौर पे बैंकिंग लॉज हम पढ़े तो वो ऐसे नोट जारी नहीं होते, बैक एंड पे गोल्ड या फॉरेन करेंसी रखनी पड़ती है, बिल्कुल। ये तो अभी हमें वो ऊपर लिखा था हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी पे जारी हो। एग्जैक्टली, करेंसी डिवैल्यूएशन की सबसे बड़ी वजह भी यही है। अच्छा, अच्छे से हम इसको पढ़ रहे थे, बात फिर कहीं और निकल जाएगी, ठीक है। तो सर इसके ऊपर कहाँ पे लास्ट पॉइंट वहां रुका था, बताइएगा, याद है कि नहीं है, थोड़े से ही बड़े थे बस, तो किसी और को मैंने याद बढ़ा दिए। और 50% वाला तो यार पढ़ लिया था, ठीक है। प्रॉफिट ऑन डेट भी होगा, हाँ जी, पर्सनल फिनेंशियल भी हो गया था, ये ब्रोकरेज वाली बात भी हो गई थी, वसीम साहब को मैंने एड्रेस किया था। सिंगल अकाउंट हेड एल वाली बात भी हो गई थी, एल ए वाली टीचर मतलब, अच्छा 32,000 वाली सैलरी वाली बात हो गई थी, ये भी हो गई थी, ठीक है। फिर आप 4-5 कह रहे हैं,
कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कहा था जो एसेट्स डेप्रिशिएबल होते हैं, ठीक है, या ये पॉइंट हो गया था। कहाँ तक? ये वाला, अच्छा चलेंगे। Administrative and management expenses exceeding 50% of the total sheet of NPO trust and welfare institution। सर याद रखें जो एनजीओ होती है ना, बस कोई लिखे ना समझ नहीं, ठीक है। एनजीओ को बाहर से आते हैं सदके ज़कात खैरात, ठीक है। अच्छा वो क्या करते हैं कि यहाँ पे उस पैसे को वो बताते हैं कि आपने इस पैसे का करना है। बाकी लियाकत साहब बैठे हुए हैं। जी सर, मैं हूँ। अच्छा लियाकत साहब हमें ना थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि बेसिकली आप इस चीज़ को मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो हमें एनजीओ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। थोड़ा सा मतलब एनजीओ वो होती तो नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन जो आपको फंड्स आते हैं उनके ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होते हैं कि आपने किस मकसद के लिए यूज करने हैं। तो थोड़ा सा हमें बता दीजिए सर, थोड़ा सा। जी सर, ये ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होते हैं ख़ासतौर पर पहले और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी। अब ज़्यादातर ये रेगुलेट कर रहे हैं एससीसीपी। तो ठीक है। ये हमें अब ऑब्जेक्टिव जो है वो उनसे परमिशन के साथ वो सेट करना पड़ता है, और फिर उसी ऑब्जेक्टिव के तहत ही ये फंड रेज होते हैं। अच्छा नहीं अ, सर, सॉरी सॉरी माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर जी। ऐसा नहीं होता कि जो डोनर होता है वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कि आप हमारा मकसद, हम जो पैसे आपको दे रहे हैं तो इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना, क्या डोनर नहीं बताता? जी सर, वो सर प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके और ओके। वो जो और प्रोजेक्ट भी फिर आप अक्सर औकात उसी तरह के ले सकते हैं सारी, ठीक हो जिस गया। तरह के ऑब्जेक्टिव आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सेट होते हैं। हम्म। ठीक हो गया। चलें जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, मैं एक मिनट रुक दीजिएगा। लिमिटेशंस आए थे जब फाइनेंसिंग पे, ये जो कहते थे या फिर नियमों को फाइनेंस किया हम्म। जा रहा था सही नहीं, तो उसमें लोग थोड़ी बहुत ज्यादा सख्ती करते थे कि एनजीओ के लिए जो है ना काम नहीं करते, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा बाउंड्री लाइन दे दी गई थी कि ना जो कोई भी काम भी फाइनेंसिंग खर्च करेगा वो पहले जो है ना गवर्नमेंट से की डायरेक्शन दे। मैं हम कर लेते हैं। सर एक बात तो याद रखें, एक होता है कि एनजीओ को बनाना, ठीक है। एनजीओ को बनाने के लिए क्या मौत पड़ गई है इनको, क्योंकि ये हमेशा डाउन ही होते हैं। अभी ये भी बेचारे लगे हुए हैं ना। चलो कहीं और से हम देख लेते हैं, लाजमी थोड़ी हमारी रिश्तेदारी थोड़ी इनसे, ये खोल देते हैं। अच्छा याद रखिएगा, कोई भी एनजीओ बनती है तो एनजीओ के लिए कुछ 7-8 कानून है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। उसमें आपका ट्रस्ट एक्ट भी एनजीओ फॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है। आपका सोसाइटी एक्ट भी है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी है, सिंपल सोसाइटी एक्ट है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, एक सेक्शन 42 की कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा भी डिफरेंट लॉज है, ठीक है। आप अगर गूगल करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो डिफरेंट कवानीन हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनजीओ आईसीटी, ठीक है। मैं आपको वैसे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे खैर उसका लिखा हुआ, एक तो आपका ये कानून है, ठीक है, वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज ऑर्डिनेंस 1961, ठीक है। एक ये वाला कानून है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने दो ही लिखे हुए हैं, मेरे पास एक पीपीटी है, मैं आप लोगों के साथ वो टाइम निकाल के शेयर कर दूंगा। डिफरेंट किस्म के कवानीन है जिनके तहत एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाया जाए। लेकिन याद रखिएगा कि दरमियान में इन्होंने बड़ी सख्ती कर दी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। इन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट एक्ट इन्होंने पहले पुराने वाले रिपील रिफूल कर दिए, काफी ज्यादा लंबी बहस है, ठीक है। खैर इन्होंने कहा कि अब जो सारी एनजीओ मोस्टली रजिस्टर्ड हो रही है ना, वो एससीसीपी के अंदर हो रही है। एससीसीपी का सेक्शन 42 है, जो एससीसीपी का एक्ट है 2017 का, ठीक है। एससीसीपी का एक्ट नहीं है, कंपनीज एक्ट है, उसका सेक्शन 42 है, जो बताता है कि आपकी कोई भी एनजीओ आपने रजिस्टर करनी है ना, तो वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी कि पीछे रजिस्टर करने वाला जो अदारा है, बॉडी जिसके साथ रजिस्टर कराएंगे, वो कौन है? एससीसीपी है। अच्छा जब हम रजिस्टर कराने जाते हैं तो कहते हैं आप हमें अपना
वो दीजिए, कोई ऑब्जेक्टिव लाइन दीजिए कि आपके मकासद क्या होंगे। उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है टेबल एफ, ठीक है। ये आपका जैसे हमारे शेड्यूल्स हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, उनके जहाँ पे 515 सेक्शन खत्म हो जाते हैं कंपनीज एक्ट के, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है जी टेबल वन, ठीक है ना। उस टेबल वन के अंदर आपका टेबल ए है, बी है, सी है, ठीक है ना, जो स्टार्ट होता है कानून, ठीक है, और जो सॉरी जहाँ पे कानून एंड होता है, ठीक है। जी जी, सब कुछ करेंगे। अच्छा, उसके अंदर जाके यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं। अगर हम बात करें, मैं करके पुराना तो नहीं खोल लिया, कि मुझे इसमें कोई कम बेशी लग रही है, खैर। याद रखिएगा कि ये एक और होता है, ये कोई और ही खुल गया, ये तो किसी और बल्कि कंपनी का किसी और कंट्री का खुल गया, ठीक है, सॉरी। अच्छा, कंपनीज एक्ट का टेबल आपने एफ देखना है, ठीक है ना। उसके अंदर उसने कहा कि ये जो एनजीओ बन रही है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये एनजीओ के मकसद क्या होंगे, ठीक है। अब उन मकसद के अकॉर्डिंग हमने एनजीओ रजिस्टर करवा ली कि हम जी आई के वो ऑपरेशन देखेंगे। हम हमारा टारगेट एरिया क्या है, वो काफी ज्यादा मकसद, वो एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये लिस्ट होगी जो अभी हो रही है, ठीक है। तो इलाके साहब माशाल्लाह इसी को देखते हैं, इसलिए हमने इनकी राय ली। फिर ये जब फंड रेज करने लगते हैं तो ये ऐसे इंटरनेशनल अदारों को अप्रोच करते हैं जो आपके मकसद के लिए काम करते हैं, या आपके मकसद को ही वो प्रमोट करते हैं, या उसके लिए फंडिंग करते हैं। आप वो पैसे लेते हैं, फर्ज करें कि $100 ले लिया, फर्ज करें, उनको आपने मार्केट में क्या किया, उन मकसद के लिए सर यूज किया। अब उसकी बात कर रहा है कि जो $100 आपने लिए, उसमें से अब याद रखिएगा, एक तो होंगे उस अदारे को चलाने के खर्चे जो एनजीओ है, और दूसरा कौन सा खर्चा होगा कि वो जिस मकसद के लिए फंड्स आए, हो सकता है कि हम क्या करते, एनजीओ बनाते और पैसे खाना शुरू कर देते, ठीक है ना, लेते और पैसे खा लेते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई कि कितने खुद खा लेना, यानी कि अदारे को चलाने के लिए, और कितने उस मकसद के लिए यूज करना। यानी कि फिर जो फंड्स आते हैं असल वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जिसके लिए वो अदारा काम करता है। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कहा एडमिन एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, उस अदारे को चलाने के जो खर्चे हैं, ठीक है, वो जितनी आपको रिसीट्स आई हैं, फंडिंग मिली है, उसके 15% ज्यादा ना करना। और फर्ज करें मैं $100 मिला तो मैं ₹15 तो अदारे के लिए यूज कर सकता हूँ, ₹85 मैं मकसद के यूज करना। फर्ज करें मैंने ₹20 अदारे के मकसद के लिए वो अदारे के यूज कर लिए, ₹80 का काम कर दिया, तो ₹5 जो एक्स्ट्रा यूज किए वो क्या हो जाएंगे, इनएडमिसिबल हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, इनकी वो 100C में इनकी एग्जाम्पशन होती है टैक्स की, ठीक है। वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि पीछे पीछे अप्रूवल हो, ये करो वो करो। हाँ, रिटर्न सबमिट कराने, क्योंकि विद होल्डिंग एजेंट भी ये लोग होते हैं, ठीक है, तो रिटर्न वगैरह सबमिट करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पशन नहीं होती तो इनके ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनकी वो जो आ रही होती है, ग्रांट आ रही होती है ना, तो उसके ऊपर भी वो टैक्स लगा देते हैं, मिनिमम टैक्स भी तलाक हो जाता है। उसके अलावा वो एक्सपेंसिस को निकालने के बाद है, बाकी नॉर्मल टैक्स वगैरह भी लग जाता है, ठीक है। लीज रेंटल नॉट एडमिसिबल। सर मैंने गाड़ी ली हुई है बैंक से लोन पे, ठीक है, वो लीज पे। अब सर हर महीने एक इंस्टॉलमेंट देता हूँ। अब 50 लाख की गाड़ी को 50 लाख की देते हैं, 60 लाख की, 70 लाख, फिर उसकी किस्तें बना देते हैं। और जब वो किस्त में पे करता है तो उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है और दूसरी इंटरेस्ट भी होता है। याद रखिएगा कि टैक्स वालों को ये नहीं पता कि उसके अंदर सूद है नहीं है, ठीक। ये सिर्फ अकाउंटिंग वालों को पता होता है, ठीक है। अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं, जब हम पैसे देते हैं वो कहते हैं कितना सूद है, कितनी असर रकम है। टैक्स वाले कहते हैं भाईजान हमें उससे सरकार नहीं, आप सीधी उस रकम को एक्सपेंस के तौर पर माइनस कर लीजिए। अब ये इनएडमिसिबल क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होती जिसको हम कहते हैं असर रकम, ठीक है। बेसिकली अकाउंटिंग वाले ने पता क्या किया होगा अपने उन खातों के अंदर, उसने जो इंटरेस्ट आ रहा होगा उसको उसने एक्सपेंस बुक किया होगा, लेकिन जो असल रकम होगी गाड़ी का, वो उसने अपनी लायबिलिटी बुक की होगी, तो लायबिलिटी को क्या करेगा, कम कर लेगा। तो ये इस चीज को कह रहा है कि भाईजान लीज रेंट नॉट एडमिसिबल, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है ना, इसको नॉट एडमिसिबल कर देगा, ठीक है। फिर नॉट एडमिसिबल करके, क्योंकि ये एक्सपेंस बुक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, समझ रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया था एक्सपेंसिव में माइनस हुआ हुआ। फिर इसके बाद जब ये वापस क्या करेगा, उसको एड बैक कर देगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर क्या कहेगा, जो एक्चुअल रेंटल है वो माइनस कर लो, क्या करो, एक्चुअल जो रेंटल है, जो एक्चुअल पेमेंट हो रही है वो माइनस करनी। समझ आ रही कि नहीं आ रही। इसके यहाँ पे थोड़ा सा अकाउंटिंग का सवाल आता है कि बेसिकली हमने पैसे पे कितने किए बैंक को,
अकाउंटिंग वाला क्या कहता है, 100 रुपया पे किया, 80 रुपया प्रिंसिपल है, 20 रुपया सूद है। कहता है 20 रुपया आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, 80 रुपया कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, आपकी लायबिलिटीज में से माइनस होगा। ये जी जी आइए फिर 16 है। ये कहता है क्या करेंगे कि हम लोग 100 का 100 ही माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि जो नॉट इनविजिबल क्या, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हो चुका है, ठीक है। सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एक्सपेंसिव, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर। फार्मास्यूटिकल वाले क्या कहते हैं, डॉक्टर्स को जाके फ्री सैंपल देते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं, अगले बंदे को कहना कि अच्छी दवाई यही है मार्केट में, ठीक है। तो अब कल को ये होता है कि जितने फ्री सैंपल दिए जाते हैं ना, याद रखिएगा उसको एक्सपेंस बुक किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फ्री सैंपल, ठीक है। अब उसके लिए वो बोलता है, क्या बोलता है, कहता है कि आपके फ्री सैंपल का जो है ना लिमिट प्रेस्क्राइब हुई है सेक्शन के अंदर, कितनी, 10 सेंटीमीटर, शायद 10% है, हम फिर भी आप 15 कहने हम देख लेते हैं कि वो 15% उन्होंने एक लिमिट लिखी हुई है कि अगर आपके खर्चे उससे ज्यादा अगर फ्री सैंपल्स पे होंगे तो वो इनएडमिजिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनएडमिजिबल हो जाएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं, कौन सा पॉइंट है जी, ओ 10% है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पहले 5% था, अब 10%, ठीक है। तो 10% के जो एक्सपेंसेस हैं उससे ज्यादा अगर आप फ्री सैंपल देते हो और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, अब फार्मास्यूटिकल हो तो आपके पास रिटर्न सबमिट करनी आए, तो आपने कहना है कि सर आपके फ्री सैंपल और आप खुद ही परसेंटेज निकालें। सेल्स का 10% अलाउड है, उसके ऊपर इनएडमिसिबल है। उसके ऊपर अगर 10 रुपए भी या 10 मिलियन भी बनता है तो आप क्या करोगे, उस पोर्टल के ऊपर जाके हम लोग उसको क्या करेंगे, इसे मेंशन कर देंगे, इतनी अमाउंट है यहाँ पे इसके सामने की जो इनएडमिसिबल हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। एड बैक गेन ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल, ये सेल जो गेन है, जो इंटेंजिबल आपने सेल किया उसके ऊपर, और ये अकाउंटिंग गेन है, टैक्स गेन नहीं है, ठीक है। या बल्कि इसे मेंशन नहीं किया, अच्छा टैक्स गेन, सॉरी टैक्स गेन है, टैक्स गेन। अच्छा याद रखिएगा, एक अकाउंटिंग गेन होता है, टैक्स गेन होता है। अब अकाउंटिंग गेन या टैक्स गेन में फर्क क्यों आता है, उसमें फर्क क्यों आता है, उसको हम डिस्कस करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सर आप जानते हैं सबसे बड़ा फर्क आता है वो आपकी यूजफुल लाइफ की वजह से। किसकी वजह से, यूजफुल लाइफ की वजह से। आपको पता है कि जो टैक्स डेप्रिसिएशन है, जो कैसे है, टैक्स डेप्रिसिएशन है, यानी कि आपने किसी भी एसेट को कितना उसकी वैल्यू को कम करना है, उसके लिए थर्ड शेड्यूल है, कौन सा, थर्ड शेड्यूल ने डिफरेंट चीजों की डेप्रिसिएशन के रेट दे दिए। जब रेट दे दिए, समझो कि रेट का मतलब ये होता है कि फर्ज करें वो कहता है कि ये एसेट 15% वो डेप्रिशिएट होगा, इसका मतलब ये है कि उसने कितनी उसकी यूजफुल लाइफ दे दी है, फर्ज करें वो कहता है 15 है, मैं क्या करूंगा, 100 डिवाइड बाय, उसकी उसने तकरीबन ये लाइफ बता दी है, ठीक है। इस तरह से आप 100 ऊपर रखें, और फर्ज करें कि वो कहता है कि ये जी कोई फार्मूला नहीं है, ये बस एक अक्ल का इस्तेमाल है, ठीक है। और कहता है 20 हो, ठीक है, उसके बाद बाकी 5 5 ऐड करते जाते हैं, जानबूझ के मैंने ऐसा किया, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर कोई एसेट वो कहता है कि 20% डेप्रिशिएट होगा, तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी वो ले रहे हैं, 5 साल। और वो कहते हैं कोई 25% होगा, तो कितनी यूजफुल लाइफ ले रहे हैं, 4 साल। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे हमने फिर अपनी मर्जी के टैक्स के में डेप्रिसिएशन के रेट्स नहीं लगाने। जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग में इवन रेट्स डिफाइन नहीं, अकाउंटिंग में रेट्स डिफाइन नहीं है। आपके सर वो कैसे अकाउंट बनते हैं, मैं कहूँगा वो हर अदारे की अपनी पॉलिसी होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी होती है कि एसेट को कितना डेप्रिशिएट करना है। हो सकता है कि यहाँ पे 5 साल लिखा हो टैक्स में, अकाउंटिंग अंदर वो क्या आ जाए, वो 20 साल पे ले जाए, 10 साल पे ले जाए, 2 साल पे ले जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक एसेट वही 2 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करे और वही 5 साल पे करे, तो अकाउंटिंग में जल्दी डेप्रिशिएशन हो जाएगी, टैक्स में लेट होगी। तो फिर जब गेन मालूम करेंगे, गेन कब होता है, जब आपकी सेल होती है, 1 साल बाद ही। मैंने अकाउंटिंग के अंदर 2 साल यूजफुल लाइफ ली, लेकिन 1 साल बाद उसको एसेट को बेच दिया। इसका मतलब ये कि 100 का खरीदा हो तो 50 का मैं डेप्रिशिएट कर चुका हूँ, ठीक है। और 2 साल यूजफुल लाइफ ली, तो अब वो कितने का एसेट है, 50 का।
और 80 रुपए का बिक जाए तो गेन कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। यानी कि जो प्रॉफिट है था कितने का, बिका कितने का। हम टैक्स पे चले जाते हैं। टैक्स वालों ने कहा कि एसेट कितने में डेप्रिशिएट होगा, फर्ज करें 10 साल पे होगा, फर्ज करें ऐसे ही। अब वो कितना हम स्ट्रेट लाइन मेथड को दफा समझ लेते हैं, बस गेन के कंसेप्ट को समझने के लिए, कितना डेप्रिसिएशन उसकी हो चुकी है। नहीं नहीं सर, 10 साल। 100 रुपया का है, 10 साल यूजफुल लाइफ। 10 डेप्रिसिएशन होगी तो अब उसकी वैल्यू कितनी है। अगर उसको अगर 80 का वीक है तो अब इसके ऊपर गेन आया लॉस आया, यहाँ लॉस आ गया। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे वो पोर्टल के ऊपर हम एडमिजिबल इन एडमिजिबल कर रहे होंगे, तो अगर टैक्स का लॉस आ गया, गेन आ रहा था तो ऐड करवाएगा, लॉस आ रहा था तो क्या करवाएगा, मैनेज करवाएगा। लेकिन ये तो हो जाएगा ऐड या लॉस, क्योंकि ये अकाउंटिंग में इसका इफेक्ट ही नहीं लिया होता। टैक्स गेन या लॉस को कभी हमने अकाउंटिंग में कंसिडर करते हैं नहीं। अब हम देखते हैं क्या अकाउंटिंग में हमने क्या किया है। अकाउंटिंग में चूंकि टैक्स अपना अकाउंटिंग गेन 30 का हम लिख चुके होंगे, गेन था तो पॉजिटिव फिगर लिख चुके होंगे, उसको आप माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि वो आपके गेन के अंदर वो जो प्रॉफिट था उसके अंदर उसका इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। वकील साहब समझ आ रही है साहब आपको, कम आ रही है। ये थोड़ा सा आपका ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, ये अकाउंटिंग वाला मैं समझ रहा हूँ कि पता है, लेकिन आपको मैं दोबारा से एक दफा अकाउंट खोल देता हूँ, दोबारा से एक दफा उसका व्यू करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको, हाँ ये बेसिकली ये एडजस्टमेंट हो रही होती है अकाउंटिंग प्रॉफिट में ही हो रही होती है। ये किस में हो रही होती है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में ही हो रही होती है। क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट से ही तो एडजस्टमेंट करने के बाद टैक्स और प्रॉफिट मालूम किया आता है। क्लास भूल गए पिछली, ठीक है। सर ये देखिए, ये आपके जो अकाउंट्स होते हैं, एनुअल रिपोर्ट मैंने खोली है। एनुअल रिपोर्ट से, पूरी रिपोर्ट से हमारा सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार जो है, अच्छा, इसके ऊपर सर अब ये देखें, ये किसी अदारे की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनी हुई है, ठीक है। कि इनकम हमारे पास कितनी आई है, कहता है टॉप पे, उसमें से खर्चे कितने माइनस हुए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये अकाउंटिंग वालों की बातें हैं, ठीक है। उसमें से एक्सपेंसिस कितने माइनस हुए। फर्ज करें, अगर मैं आपसे एक चीज डिस्कस करूं, वो ये करूं कि आपका ये प्रॉफिट आ रहा है, फर्ज करें ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, ठीक है। इसमें से टैक्स माइनस किया गया तो आफ्टर टैक्स ये आ रहा है। बल्कि इसको भी छोड़ें, इसको भी छोड़ें, एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं। सर ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से ये दो कॉस्टें ये इकट्ठी हुई हुई हैं, इसमें से ये माइनस कर दिया, ठीक है। और इसमें अदर इनकम ऐड कर दी। बेसिकली हम जो सारी वर्किंग करते हैं ना, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं होता, इसके अंदर इनएडमिजिबल क्या हो रहे होते हैं, एड बैक हो रहे होते हैं। अच्छा, एड बैक क्यों हो रहे होते हैं, वो खर्चा पहले मैं एक चीज आपको दिखा दूं दोबारा से। ये जो आपकी सर फिगर है, ठीक है, ये खर्चे माइनस हो चुके हैं, ये खर्चे माइनस हो चुके हैं। कैसे माइनस हो चुके हैं भैया, ये खर्चे माइनस करने के बाद तो ये जवाब आ रहा है। अगर माइनस हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूं, अगर कोई खर्चा माइनस, कानून ने कहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस माइनस नहीं करना था, तो मैं क्या करूं, ऐड बैक कर दूं। अच्छा, अगर ये इनकम की बात करूं, ये एक ऐसी इनकम है यहाँ पे, कौन सी, अकाउंटिंग गेन, वो क्या हुआ हुआ है, ऐड हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, मैं उसको क्या करूं, माइनस कर दूं, फिर वो टैक्स और प्रॉफिट आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि टैक्सेबल वो जो है आपका प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, सॉरी टैक्स गेन या लॉस, वो इस पूरे में कहीं रिकॉर्डेड है। ये तो अकाउंटिंग वाली बात है, उसका समझो सीरियस इफेक्ट ही नहीं होता इसके अंदर, उसको हमने अलग से कंसीडर करना होता है। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई। नहीं नहीं, अदर इनकम में कोई भी चीज हो सकती है। अदर इनकम का जाके ब्रेकअप देखेंगे ना, कहाँ पे, नोट 25 के अंदर, उसके अंदर अगर अकाउंटिंग गेन हुआ तो उसमें वहां पे नीचे इकट्ठे करके गेन सारे लिखे होंगे, फला गेन फला गेन फला गेन, ठीक है।
सर जी जो कैपिटल गेन आएगा उसका, भाई सलीम भाई मैंने तैयारी नहीं की हुई कैपिटल गेन, अभी मुझे आता नहीं है, कल तैयार करके आऊंगा अगली क्लासों में, बिजनेस के बाद फिर बढ़ाऊंगा। जी क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी ऐसा। तो भाई तो इसकी वजह ये है कि अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आपकी क्लास लेक्चर नहीं सुनती, मैंने देखा है, और मैं भी सुन रहा था यूट्यूब पे डालने का फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। आपकी क्लास का हमने स्टैटिक्स निकाला था, कोई एक दो लोग के अलावा कोई लेक्चर नहीं सुन रहा, जो यहाँ पे आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और जब वो बाद में रमजान के बाद आएंगे तो और से ज्यादा चीजें अगर रिवाइज नहीं की होंगी तो उनको समझ भी नहीं आएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई खर्चा पहले रिकॉर्ड हो चुका है और रिकॉर्ड नहीं करना था तो माइनस हो चुका है तो उसको ऐड बैक कर दो, अगर कोई ऐड हुआ हुआ है और ऐड नहीं करना था तो उसको माइनस कर दो, उल्टा करना है बस। उल्टा क्यों करना है, यानी कि प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, ताकि उसका इफेक्ट जो है ना वो कैंसिल हो जाए, नल हो जाए, ठीक है। जो प्रीवियस पॉइंट से वो एक्सपेंसेस से रहती है, ये इनकम से related, कौन सा? ये वाला पॉइंट हो रहा हाँ ये इनकम से रेलिवेंट, इनकम वाला पॉइंट भी हो सकता है, याद रखिएगा। बस यहाँ पे आते हैं, टैक्स गेन। अच्छा सर, हमने जो चीज रिकॉर्डेड थी अकाउंटिंग गेन, यानी को ऐड था, तो हमने नीचे जाके देखिएगा, नीचे जहाँ पे लेस एडमिसिबल डिडक्शन कह रहा होगा वहां पे माइनस कर रहे होंगे, फर्ज करेंगे, देख लो दूसरी साइड भी दिखा दो, अकाउंटिंग गेन, ये उसने क्या कहा, ये डिडक्शन, यानी क्योंकि ये ऐड हो चुकी है चीज, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग गेन और सेल ऑफ एसेट, ये भी अकाउंट, ये इंटेंजिबल के ऊपर है, ये किसके ऊपर है? हाँ जी फिजिकल, जो आपके सबसे टेंजिबल के ऊपर है, क्लियर है। अच्छा ये चीज से माइनस करने दे रहा है, ऐड हुई हुई है। अच्छा क्या वहां पे टैक्स डेफिसिट माइनस हुई हुई है? अकाउंटिंग के अंदर टैक्स डेफिसिट माइनस हुई है, टैक्स डेफिसिट वो तो टैक्स वाले बंदे ने मालूम करनी है, अकाउंटिंग वाला तो उस बेचारे को पता ही नहीं, उसको पता होता तो वो अकाउंटिंग डेफिसिट बुक करता उन खातों के अंदर जब भी हमने खोले, वो तो टैक्स ही लिखता अगर उसको टैक्स आता था तो। इसका मतलब यह है कि जो अकाउंटिंग वाला था, सॉरी टैक्स वाला था, इसने अकाउंटिंग डेफिसिट को पहले तो किया रिवर्स, खत्म कर देते। अब ये दोबारा से टैक्स डेफिसिट भी मालूम करेगा, और कुछ चीज बेची तो उसके ऊपर टैक्स गेन भी मालूम करेगा। अगर टैक्स डेप्रिसिएशन हुई तो ये क्या करेगा, लेस, क्योंकि टैक्स डेप्रिसिएशन तो माइनस होनी चाहिए ना, एक्सपेंस है। और टैक्स गेन हुआ तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये देखें दोबारा, यहाँ पे टैक्स डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं। एक मतलब इसका पहले जो अकाउंटिंग ने किया उसको पहले नहीं करना है, हाँ फिर दोबारा से नई कैलकुलेशन करके शाबाश, बिल्कुल शॉर्टली एग्जैक्टली, कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को इस तरह से एडजस्ट करें कि वो टैक्स के मुताबिक आ जाए। उसको एडजस्ट करना है नेचर के मुताबिक, अगर अगर इनकम है जी 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 एग्जैक्टली, उसके मुताबिक करेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा फर्ज करें इनकम के बजाय हम थोड़ा सा उल्ट सोचते हैं, अगर लॉस होता तो अकाउंटिंग में क्या हुआ होता, पहले अकाउंटिंग लॉस की बात करते हैं, अकाउंटिंग में क्या हो चुका होता, माइनस क्या होता, माइनस हुआ होता, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। ये देखें अकाउंटिंग लॉस है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये है कि इसके साथ अगर हम फर्ज करें कि अगर हम बात करें कि अगर टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स गेन आ जाए तो फिर टैक्स गेन वहां पे रिकॉर्डेड होता है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये ऊपर जो उसने टैक्स गेन लॉस कहा था, किधर गया, ऊपर चला गया, ऐड बैक, ये देखें टैक्स गेन फ्लाफ, ये बेसिकली असूली तौर पे ना, इसको एक वो ये गलत ऐड बैक नहीं लिखना चाहिए था इसको। बेसिकली ये ऐड बैक उस वक्त होता है एक चीज माइनस हो चुकी हो उसके बाद ऐड बैक, ये तो वहां पे उस पर इफेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। शामिल नहीं होता तो इसलिए नहीं, हालांकि इसको यहाँ पे लिखना चाहिए, तीन हेडिंग बननी चाहिए कि जो ऐड बैक, एक हेडिंग बननी चाहिए, एक एडमिसिबल डिडक्शन की बननी चाहिए, ठीक है। इस तरह की ये होनी चाहिए कि आइटम्स नॉट अकाउंटेड फॉर इन अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है, कोई ऐसा एक हेडिंग बननी चाहिए, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, प्लस माइनस की बात है, बुक में लिखी हुई है, टैक्स ये कुछ भी नहीं है, WDV क्या है, कितने का गया, पर ये बताए टैक्स, सर टैक्स में भी ऐसे है, टैक्स रेट नहीं अप्लाई मैं बताता हूँ, क्या मुझे डेफिनेट हो गया, ठीक है।
सर रेट की बात नहीं है, WDV कैसे मालूम होती है, फिर तुम मुझे ये बताओ। हाँ जी, वो तो जो भी नहीं वो मालूम कैसे होती है, मैं सवाल ये है कि वो मालूम कैसे होती है, मालूम कैसे होती है, तो ये बताए ना, फार्मूला क्या है उसका। नहीं सर, फार्मूला फार्मूला किस में से क्या चीजें निकालते हैं। कॉस्ट हाँ बाय जो भी इसकी यूजफुल लाइफ। वो तो डेप्रिसिएशन है, वो तो सर डेप्रिसिएशन, वो WDV नहीं है सेकंड ऑफ वैल्यू हमारे। कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशन वही है इसकी ठीक है चलो, हम एक सवाल कर लेते हैं, कर लेते कोई मसला नहीं। सर फर्ज करें एक मैंने आज गाड़ी खरीदी है, ठीक है, ये इनके साथ शेयर कर दें वरना इन्होंने कहना मुझे नजर नहीं है। अच्छा, एक गाड़ी खरीदी है, टैक्स डेफिस एक होता है टैक्स रेट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने टैक्स डेफिनेशन मालूम करनी होती है, एक अकाउंटिंग रेट होता है उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग डेफिनेशन मालूम किया, ठीक है। अच्छा अज्यूम करते हैं क्या रखेगा, मैं वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे नहीं जा रहा, सिर्फ समझाने की वजह से, ठीक है, वरना आपको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वो डेफिनेट माइनस करने के बाद जो बाकी जवाब आता है उस पर, ठीक हाँ। अच्छा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी उसको कहते हैं। अच्छा फर्ज करें कि आज 21 मार्च है, ठीक है, 2024 हो, ठीक है, ये पुरानी 31 कर लेते हैं, ठीक है, वो है, देखिए इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, आपकी शीट के ऊपर लिखते हैं, आपकी शीट भी हो गया भाई। अच्छा जी, आज हमने एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है सर, ये आपको समझ आ गई। अब 9 मार्च, ठीक है, 30 अप्रैल और फलां। अच्छा आज के बाद कितने दिन बाकी हैं, फर्ज करें कि अगर 21 के बजाय हम 31 ही ले लें, ठीक है, 31 मार्च, ठीक है, आज का दिन हम काउंट करते हैं, तो ये ऐसे कितने दिन यूज हुआ है, 92 डेज इस टैक्स ईयर में यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा एक तो बात याद रखें कि अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि एसेट हमने कितने साल यूज करना है, हम अपने पास एज्यूम कर लेते हैं, कोई जी आप टाइम बता दें कितने टाइम यूज करना है। अच्छा फर्ज करें कि अकाउंटिंग वालों ने कहा, यहाँ पे हम लिखे जाते हैं, अकाउंटिंग वालों ने कहा 5 ईयर्स के ऊपर इसकी वैल्यू कम होगी। टैक्स वालों पे आ गया, टैक्स अकाउंटेंट ने कहा कि ये भाई मुझे नहीं पता ईयर्स का, आप क्या करो, थर्ड शेड्यूल खोलो। क्या खोलो, थर्ड शेड्यूल। मैं सर आपके साथ थर्ड शेड्यूल खोल लेता हूँ। इस पे सर गया थर्ड शेड्यूल डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन के ऊपर जब हम गए, इसने कहा जी हमने क्या चीज ली है, गाड़ी, ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्डिंग को किस पे करना है, 10% पे, फर्नीचर एंड मशीनरी मोटर व्हीकल्स कितने पे, 15 पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने 15% डेप्रिशिएट अगर करना है, तो इन्होंने इसकी फिर यूजफुल लाइफ क्या लिया, फर्ज करें मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, वैसे मैं 15 को काउंट करता हूँ, 6.678, ठीक है। हम फर्ज करते हैं कि हम इसको डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, याद रखिएगा अकाउंटिंग वाले कहेंगे कि ये थी, फर्ज करो कि ये 5 मिलियन की थी, 50 लाख की थी, ये कहेंगे ये यूज हुई है 92 डेज डिवाइडेड बाय पूरे साल के 365 डेज रहते हैं, ये कहते हैं कि इसकी डेफिनेट कितनी बनी है जी, ये वाली अमाउंट। इन्होंने कहा जी आपकी वैल्यू कितनी कम होगी, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 92।
हाँ, मल्टीप्लाई बाय 92 करना था, गलत हो गया। अच्छा, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। 92 डेज यूज हुई है ना पूरे साल में। चलिए इसको और आसान करते हैं ना, ये देखो। हाँ, मंथ पे ले आते हैं। 50 लाख की है, आपने इसको डिवाइड किया 5 के ऊपर, तो ये कितने की आ गई? 1 साल की आ गई, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड कर लें कितने के ऊपर, फर्ज करें कि 12 पे डिवाइड कर रहे थे, तो ये 1 महीने की आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बाकी इसको आप कह लो कि ये महीने की है, फर्ज कर, बल्कि महीने के ऊपर भी हम नहीं जाते, ये साल की है, ठीक है। 92 साल के अंदर कितने होते हैं? ये जी अगर इसको 365 पे डिवाइड कर दिया तो ये 1 दिन की आ गई, ठीक है। तो ये कितने दिन है? 1 दिन की ये पूरे, और 92 डेज कितनी बन गई ये? अब टैक्स वालों ने ये नहीं किया। टैक्स वालों ने कहा कि जब फौरी तौर पे एक चीज नई ली जाती है ना, एकदम से उसकी वैल्यू धड़ाम करके नीचे आ जाती है, ठीक है। इनिशियल अलाउंस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने सबसे पहले लाजमी देखना है जब कोई नया एसेट खरीदा जाए, कोई इनिशियल अलाउंस तो नहीं है। आपने कहा सर किन के ऊपर होता है, मैंने कहा हम देख लेते हैं, ठीक है। WDV होती है। WDV मेरे भाई इसको कहते हैं, ये गाड़ी थी कितने की? 50 लाख की थी। कितनी उसकी वैल्यू अभी डेप्रिशिएट हो चुकी है? इतनी, 30 जून के ऊपर। अब ये जो जवाब आया 47 लाख, 47 हजार, ये जो भी है, इसको WDV बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है, ये तो WDV मिल गई। अब मैं टैक्स वालों में फॉरिश पे नहीं जाऊंगा, मैं डेप्रिसिएशन का रेट भी लगाऊंगा। टैक्स में डेप्रिसिएशन के साथ एक और चीज भी होती है जिसको कहते हैं इनिशियल अलाउंस, ठीक है। उसको हम फिर लगे तो देख लेते हैं, ठीक है। सलीम भाई, मैंने पहले भी कहा कि कैपिटल गेन के लिए खामोश हो जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि अभी कैपिटल गेन का टॉपिक नहीं है। अच्छा, इनिशियल अलाउंस पे सर हम लोग गए। भाई फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं चल रहा ना कि सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन टॉपिक के साथ बताया जाएगा। इनिशियल अलाउंस, डब्बा मोबाइल का लेते हैं, जो डब्बा खुलता है वो कहते हैं 25% कीमत कम होगी, ठीक है। तो वो ये किन चीजों की एकदम से वैल्यू कम करनी है? सर सेक्शन 23, ठीक है। इसमें एक डेप्रिसिएशन है, उसके सब सेक्शन 5 के अंदर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। क्या? एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, ये वो एसेट्स हैं जिनकी एकदम से वैल्यू नीचे चली जाती है। कौन कौन से हैं? एनी रोड ट्रांसफर व्हीकल अनलेस द व्हीकल इज प्लेइंग फॉर हायर। क्या मेरी गाड़ी में यहाँ पे इस पॉइंट को पढ़ के बताएं, इसके ऊपर इनिशियल लॉस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्लेइंग फॉर हायर का मतलब किराए वाली गाड़ी ना हो, किराए वाली होती तो फिर नहीं मिलता, वो कह रहा है नॉट प्लेइंग फॉर हायर अनलेस, ठीक है। हाँ, अब इसके ऊपर मुझे मिलेगा, सारे लोग एग्री करते हैं। इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन से पहले मुझे ये फर्स्ट ईयर में मालूम करना है, सिर्फ ये 1 साल में बस, ठीक है, जब नई चीज खरीदेंगे। फर्नीचर पे, फिटिंग्स पे भी होता है, ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। ये वही चीज अदर देन है, ठीक है। वो ये अदर देन, इनको निकाल के बाकी चीजों के ऊपर क्या होता है? आपका इनिशियल अलाउंस मिलता होता है। इसका मतलब गाड़ी के ऊपर नहीं मिलने वाला, प्लेइंग फॉर हायर के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। वही मैं कहूँ कि प्लेइंग फॉर हायर के ऊपर मिलना, दूसरे के ऊपर नहीं मिलना, इसके ऊपर नहीं मिलना, इसके ऊपर नहीं मिलना, इसके ऊपर नहीं मिलना, तो हमारी गाड़ी के ऊपर है। और मिलता तो क्या करते, कि नहीं मिलता तो क्या करते, वो देख लेते हैं, ठीक है। और मिलता तो क्या करते, कि नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन का ही पॉइंट है, ठीक है, दैट शेड्यूल। अब ये सेक्शन 22 है, ये तो डेप्रिसिएशन है। हमें 23 में इनिशियल अलाउंस को एक दफा देख लो, ठीक है। इनिशियल अलाउंस का रेट क्या है? 25%। जो मोबाइलों वालों ने मेरा ख्याल है कि यही वाला पॉइंट पड़ा हुआ है, तो 25% वैल्यू बढ़ा दे, कम कर देते हैं एकदम से, ठीक है। कहता है फॉर प्लांट, अच्छा, द रेट ऑफ इनिशियल अलाउंस अंडर सेक्शन 23 शैल बी 25% फॉर प्लांट एंड मशीनरी। द फर्स्ट ईयर अलाउंस, अच्छा फर्स्ट ईयर अलाउंस को छोड़ दो, ये 23B के तहत ये कितना है फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इसमें उस वैसे नहीं लिखा हुआ, याद रखिएगा कि हर चीज को पूरे 25% दे रहे होते हैं, ठीक है, जो इनिशियल अलाउंस होता है। अब इसकी अगर सर मैं बात करूं
तो हम इनिशियल अलाउंस लेके भी और ना लेके भी, ये सिर्फ टैक्स का कंसेप्ट है, अकाउंटिंग का कंसेप्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं गाड़ी तो उतने की ही रहेगी, लेकिन पहले साल में इसका कितने परसेंट, 25% इसकी वैल्यू कम होगी। ये तो कम करने करनी। अब इसकी WDV निकाली, वो कैसे निकलेगी, था कितने का, कितनी WDV, वो इनिशियल लॉस माइनस हो गया, ये आ गई सर। अब इसके ऊपर आपने रेट लगाना है। अब क्या करना है, इसके ऊपर और भी कम्प्लेक्सिटीज हैं, मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाह रहा कि मैं उसको नंबर ऑफ डेज पे या हाफ ईयर कंसेप्ट पे या किसी और पे परेशान नहीं करना चाह रहा। आप लॉ पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं फॉर द टाइम बीइंग बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अब इसमें WDV आ गई। अब अगर हम 90 दिनों के हिसाब से डेप्रिसिएशन मालूम करें तो अब क्या होगा, अब ये कॉस्ट सबर होगी, वो कॉस्ट सबर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय, और किसको हम डिवाइडेड बाय क्या कर लें, 365 पे भी नहीं कर रही, तो कितने सालों की है, जितने साल उसने यूज करना है। मैं इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितने को, 15% को, ठीक है। इसका उन्होंने 15% किया, तो ये आ गई मेरी डेप्रिसिएशन पूरे साल की, ठीक है। अब इसमें से कितने की हमने लेनी है, 92 डिवाइडेड बाय 365। और यहाँ पे मालूम की जाए तो यहाँ पे पहले साल की डेफिनेशन कितनी बन रही है, एक वो इनिशियल अलाउंस प्लस ये वाला, जबकि इसकी अगर अकाउंटिंग डेफिनेशन मालूम करो तो वो कितनी थी। इसका मतलब ये है कि WDV, साथ WDV भी लिख लेते हैं, साथ क्या करते हैं, WDV भी हम लिख लेते हैं। ये डेप्रिसिएशन आ रही है, ठीक है, और ये क्या आ रहा है, WDV, यहाँ भी हम लिखते हैं, कितनी थी सर, और यहाँ पे कितनी आ गई। अब यही 65 को डिस्पोज ऑफ कर दो, क्या गेन लॉस फर्क आएगा, नहीं आएगा वसीम साहब, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हमने, अच्छा फर्ज करें इनिशियल लॉस ना होता, फर्ज करें, ठीक है, इनिशियल लॉस नहीं होता, ये निकाल दिया। अब सर देखें कि इसमें अब भी फर्क आ रहा है। अब क्यों फर्क आ रहा है, काउंटिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट है। टैक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट, ठीक है। अब भी ऐसे को डिस्पोज ऑफ करें तो फर्क आएगा। फिर बस हमने याद क्या रखना है, क्या टैक्स गेन या अकाउंटिंग गेन में पहली बात तो यह फर्क होगा, पहली बात। और फर्क ना भी हो फिर भी जो टैक्स डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस हो चुके उसको ऐड बैक करो, फिर टैक्स डेप्रिसिएशन के जरिए उसको माइनस करो, ताकि वो चीज एक प्रोसीजर हलाल हो जाए, एक प्रोसेस फॉलो हो जाए। समझ ना बात को, ठीक है। अच्छा, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एग्जांपल्स देखना। पहले अब अब नहीं घूम रही, तो ये चीज है। इनिशियल लॉन्च का सलीम भाई फायदा है, उससे आपको फायदा मिल जाता है, जिस साल लेंगे उस साल। नहीं, डेप्रिसिएशन भी उस साल लेते होते हैं, दो चीजें होती हैं, इनिशियल लॉन्च भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। सेक्शन 23 को पढ़ लेना, किन के ऊपर वो बताता है कि किन के ऊपर लगता है, बेसिकली वो ये नहीं बताता लगता है, वो कहता है किन के ऊपर नहीं लगता। सारे एसेट्स इकट्ठे कर लो, उनमें से जिनके ऊपर नहीं लगता उनको साइड पे कर दो, बाकी के ऊपर इनिशियल अलाउंस लगेगा, ठीक है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहेगा कि इनिशियल अलाउंस किस किस के ऊपर लगना है वो हमें पता है। एक ही दफा हर बार क्या, नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में बस, फर्स्ट ईयर जिस साल खरीदेंगे, हाँ डब्बा खोलेंगे, ठीक है। लेकिन अपने अकाउंट में हम हर साल करते अकाउंटिंग में वैसे उसमें इनिशियल लॉस का कंसेप्ट ही नहीं, ठीक है। तो सर किस्सा मुख्तसर करके ये है, शॉर्ट करके, कि फिर ये समझें, ये जो एड बैक हो रहे होंगे ना, इसमें से असूली तौर पे तो तीन किस्म की चीजें हैं। असूली तौर पे क्या है, तीन किस्म की चीजें हैं। एक मिनट, एक मिनट भाई, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो
हमने देखना है कि सबसे पहले आसान अल्फाज में अकाउंटिंग जो है ना, मैंने आपको कहा था बेसिकली असूली तौर पे तो एक तरफ हमारा, जिनको नजर भी आने के नहीं आ रहा भाई, अकाउंटिंग लिखा है। अकाउंटिंग के अंदर हमारी इनकम बुक हुई है, उसमें से कुछ खर्चे माइनस हो चुके हैं, उन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया हुआ है, जो फाइनल अकाउंट जैसे मैंने आपको दिया। उसके अंदर दो किस्म की चीजें, एक एक्सपेंस है और एक इनकम है। सेल के ऊपर ना तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को नॉर्मली इतराज होता है, ना ही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, ठीक है, मतलब ना सॉरी अकाउंटिंग वालों को और ना ही इसको टैक्स वालों को। टैक्स वाले कहते हैं जो अकाउंटिंग में आपकी इनकम है वही आपकी यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ फिर एतराज किस चीज पे आ रहा है, सिर्फ एक्सपेंसेस के ऊपर या कुछ अदर इनकम में। अच्छा, एक ऐसी चीज जो कि अकाउंटिंग वाले ने माइनस कर दी, फर्ज करें यहाँ पर अगर हम कहें ये इनकम है, ठीक है, मैं सादा सा बनाता हूँ, इनकम है 2,000 रुपए, उसमें से आपके खर्चे हम माइनस करते हैं, सैलरी है, आपका रेंट है, आपकी यूटिलिटीज है, उसके बाद फर्ज करें कि अदर इनकम, हाँ, उसके बाद आपकी एड अदर इनकम, वो कौन सी अदर इनकम है आ रही थी, हाँ, कौन सी अदर इनकम कौन सी अभी हमने देखी थी यार, सिंपली लिखा हुआ है। चलो अदर इनकम है, ठीक है, फर्ज कर कोई भी होगा, ठीक है। हम गेन क्या लेते हैं, इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, इन्होंने कहा सर वो अकाउंटिंग गेन है, कौन सा है, अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट है, अकाउंटिंग गेन। अच्छा, यहाँ पे सर सैलरी है 200 रुपए की, आपका रेंट है 400 रुपए का, अलग बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम सर, नजर नहीं आ रहा, प्लीज सर तो सेट कर दीजिए यहाँ पे। भैया सेटअप इतना ही होगा, ये जो नहीं नजर आता ना, ये फिजिकल आना पड़ता है, उसके लिए गुजारा करो, ये मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना, गुजारा करो। यानी कि इनकम में से मैंने कोई खर्चे माइनस कर दिए, ठीक है, उसके बाद अदर इनकम जो है, ठीक है, अकाउंटिंग गेन है, फर्ज करें 100 रुपए का, बहुत, ये प्रॉफिट कितना है एक्सपेंसेस में से निकाल दो, 600, 700, बाकी ये तो प्लस माइनस होके निकल ही जाएगा वैसे ही। 1,400 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, टैक्स में सारा 1,400 का हमने नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना, वो कहता है ये जो ऐड हुआ है ना अकाउंटिंग गेन, वो कहता है वो अब गेन तो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्या ये 100 रुपए का जो गेन मालूम किया है, ये क्या इसके अंदर शामिल है, एडिड है, मानते हैं एडिड है, अगर एडिड है तो मैं इसको जब टैक्स वाला नहीं मानता तो क्या करूंगा उधर जाकर, नहीं ऐड हुआ हुआ मेरे भाई, माइनस कर देंगे, ये एक्सपेंस जो माइनस हुए हुए हैं, इसमें से अगर टैक्स वाला ये एक्सपेंस ना माने सैलरी वाला, माइनस हुआ है नीचे, ये सिंपल सा कंसेप्ट है एडमिजिबल इमेजिबल, ठीक है। एक एक्सपेंस जो वहां पे यहाँ पे माइनस हो गया, वहां पे नहीं करना, तो माइनस हुए हुए को क्या करो, ठीक है। और जो अगर कोई इनकम ऐड हुई हुई है, ठीक है, ऐड ये नॉर्मली अकाउंटिंग गेन चेन। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और चीज निकल आती है, एक तो ऐड ये माइनस हुआ हुआ, ठीक है, दूसरी चीज ये है, वो क्या चीज है सर आपकी, जो चीज जिसका इफेक्ट ही नहीं लिया गया, वो कौन सी चीजें हो सकती हैं आपकी, जैसे आपकी इनिशियल डेप्रिसिएशन है या कोई और चीज है, वो कौन सी चीज है सर जिनका सीरियस से इफेक्ट ही नहीं लिया जा सकता, ठीक, अगर उनका इफेक्ट ही नहीं लिया जा सकता तो फिर क्या करेंगे, फिर उन चीजों को हम लोग इफेक्ट उसका ले लेंगे, ठीक है जी। आई बिलीव एडमिजिबल इन एडमिजिबल का कंसेप्ट हमें क्लियर, ठीक है। फिर उसके लिए कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं मुझे नहीं पता कि आप उसको इतना टाइम देंगे, लेकिन याद रखिएगा कोई भी चीज हो टाइम मांगती है। आप यकीन कीजिए कि अभी मैं आज रात को कराची से वापस आया हूँ, वहां पे एक साहब हैदराबाद से आते हैं, ठीक है, क्लास लेने, ठीक है, और वो कहते हैं कि सर मुझे एक महीना 30,000 रुपए का पड़ता है, ठीक है, और कहते हैं कि सर यकीन करें, और वो हर सैटरडे संडे क्लास लेने वहां पे आते हैं। उसने कहा कि सर मैंने अपने बड़े बड़े इवेंट्स, और रिप्यूटेड वकील है हैदराबाद का, ठीक है,
उसने कहा सर मैं कोई ऐसे नहीं हूँ। उस बंदे को मैंने वो खुद देख के हैरान हुआ, उसकी अच्छी खासी 17-18 साल की प्रैक्टिस है, सिविल क्रिमिनल के केसेस में उसका नाम है, तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट वगैरह भी शायद रहा है बाहर का, तो यानी कि बड़ा सरसों वाला वकील। मैंने कहा भाई क्या वजह? वो कहता है कि सर टैक्स की तरफ आप जो कुछ होने जा रहा है, कि जो जिस तरफ ट्रेंड चल पड़ा है, टैक्स सीखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये अज्यूम किया है कि जिस तरह से मेरी बाकी प्रैक्टिस चलती है, अगर मैं क्लाइंट अट्रैक्ट मेरे सारे खुद ब खुद उधर आ जाएंगे टैक्स की तरफ, तो मेरी प्रैक्टिस कुछ ही टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी टैक्स की भी। लेकिन अगर आप कहें कि हमने पढ़ना नहीं है तो फिर चीजें नहीं होने वाली, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा तकलीफ तो करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है समझना, वरना रिटर्न रिटर्न भरनी है, आप कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जब आपका ये कोर्स पूरा होगा, किसी बंदे के साथ बैठ के बात कर सकते हैं टेबल पे, क्या मुझे टैक्स का पता है, ठीक है। सर ये हम देख रहे थे सर इसमें जी। इसमें ये जो पीटीडी टैक्स की जो डिसीजन निकाली सकती है इसको पढ़ने में कितना फायदा? सर पीटीडी पाकिस्तान टैक्स डिसीजन आपको तभी समझ आते हैं जब आपको बैकग्राउंड कोई लॉ आता है, ठीक है, और आपको लॉ का कोई पता है, ठीक है। वैसे मैं समझूं, जो बंदा कहता है कि मैं सिर्फ कानून किताबें छाप के ये पूरी रट्टा मार के कहूँ कि मैं लॉ का अबू बन गया हूँ, वो भी बंदा नो डाउट काबिल एहतराम है, लेकिन उतना नहीं जिसके पास जजमेंट्स हैं। जब हम जाते हैं तो हम ये कहते हैं सर लॉ में ऐसे लिखा हुआ है, तो कहते हैं यार नहीं, वो कन्विंस नहीं होता। हम साथ एक नीचे से अपनी कोई जजमेंट निकालते हैं अपने पॉइंट का, हम कहते हैं सर ये देखें फलां जज ने ऐसे ही फैसला किया जो मैं बात, ठीक है। वो उससे इक्वल रैंक का जो उससे ऊपर का जज होता है तो फौरी बात मान लेता है। फर्ज करें कि हाई कोर्ट का है, उसको सुप्रीम कोर्ट का दे दो, ट्राइब्यूनल का है तो उसको हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दे दो, या किसी और ट्राइब्यूनल की दे दो, ठीक है। असल बहुत इंपॉर्टेंट है जजमेंट्स, लेकिन जजमेंट्स आपको सिर्फ वैसे समझ नहीं आती जब तक कि आपको बैकग्राउंड का लॉ का नहीं पता। वो कहे कि फलां एक्सपेंस डिविजिबल हुआ है, क्यों हुआ हुआ है? मैं फर्ज करता हूँ, अभी मैंने एक जजमेंट पढ़ी ये पिछले दिनों, वो क्या था, वो कहता है कि फलां परचेज में आपकी परचेज नहीं मानता। अच्छा क्यों नहीं मानता? आपने उसकी विद होल्डिंग नहीं की। अच्छा अब वो जजमेंट के अंदर वो एक बंदे ने आर्गुमेंट्स लिखे, वो उन्होंने कहा कि अगर आप उस बंदे की परचेज को नहीं मान रहे, उसने जो सेल्स उसकी आप मानते हो, सेल्स भी तो उसने वही चीजें की हैं जो उसने परचेज की होंगी। अगर आप सेल्स मान रहे हो तो इसका मतलब उसकी आप परचेज भी मान रहे हो, या तो उसकी सेल्स भी ना माना। तो ये पढ़ के बड़े बड़े आपको अच्छे अच्छे आर्गुमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, वो जो बहुत काबिले मतलब एहतराम भी और काबिल वैल्यू भी हैं। लेकिन आपके लिए लॉ का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉ फर्स्ट चीज है, जजमेंट सेकंड चीज है, ठीक है। लेकिन सिर्फ जजमेंट लॉ, जजमेंट के बगैर लॉ आपका कुछ ना कुछ काम कर देता है, लेकिन जजमेंट अकेले कुछ काम नहीं करती जब तक आपको बैकग्राउंड लॉ नहीं पता, ठीक है। जी क्या कह रहे थे आप? टैक्स है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट सेक्शन आप काम करते रहेंगे, सेक्शन आपको खुद ब खुद याद आते रहेंगे। अच्छा समटाइम ये होता है कि जब हम कहते हैं ना कि हमें सेक्शन याद भी होता है, या समटाइम अभी इन्होंने कहा कि 15% है, हालांकि मुझे पता था 10%, लेकिन मैंने फॉलो नहीं कहा, नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, मैंने फिर भी सेक्शन खोला। क्यों? क्योंकि ये लॉ एक ऐसा डायनामिक लॉ है, जो इनकम टैक्स लॉ है, चेंजेस आती रहती है। हो सकता है कि मैं पिछले साल वाला मेरे जेन में याद हो, हमारे लिए पहले देखा ही हमने लॉ पढ़ना था। हाँ नहीं लॉ कैसे जाना है सर, ये चीज तो बड़े सारे हमारे स्टूडेंट वो परेशान नहीं होता, हमारे स्टूडेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि सर हमें लॉ पढ़ना आता है, टेंशन ना लें, ठीक है। और याद रखेंगे टैक्स की कोर्स के अंदर अगला बंदा कहता है, तो जज बैठा हो इधर, आप खड़े होते डाइस के ऊपर, तो वो कहता है भाईजान केस को आर्गू करें। फिर समटाइम ये होता है कि आप कहते हैं ऐसे ऐसे, और फिर आप हम किताब भी साथ इधर डाल के ले गए जाते हैं, तो अच्छा जी बताएं जी फलां वाला पॉइंट बताएं, फिर किताब खोल के हम उसको बताते हैं कि वजह यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक। और वो सामने वो कहता है वकील साहब पढ़ाएं, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, वो आम वकील नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अपने छोटे भाई से रात को बात कर रहा था, वो कह रहा था भाईजान हम लोग जब आर्गू करने जाते हैं, कहता है कि मेरे साथ वाले वो अभी अभी उसका कोई केस था, वो सिविल केस था पिंडी में, तो कहता है क्रिमिनल केस था, एफआईआर हुई थी, तो कहता है कि वो खातून पढ़ के नहीं आई, वो कहती है कि इस मुलजमा को तो कोई रोल ही असाइन नहीं हुआ, डकैती की कोई वारदात थी। तो वो कहता है कि मैंने उसको डेफिनेशन खोल के पढ़ाई, मैंने कहा खातून वो जैसे आपके सामने, मैंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है जो हु में एड असिस्ट और हेल्प और ये वो, ठीक है ना। तो कहता है फिर वो जनाबे वाला मैंने जब जैसा आपको कहा तो फिर कहता है कि वो कहती नहीं सर ये तो ऐसे ही तो डेफिनेशन है। मैंने कहा डेफिनेशन ही होता है, कहता फिर मैं जजमेंट भी ले गया, मैं सर ये देख रहे हैं जजमेंट के अकॉर्डिंग यही। तो फिर वो कहता है कि हमने 8-10 लाख रुपए लिया, सेटलमेंट करवाई उनकी। तो बात ये कि हम लोग पढ़ के नहीं जाते, ये नहीं पता होता कि ऑफेंस बेलेबल है नॉन बेलेबल है। खैर
इसका थोड़ी सी कर रही है ना कंफ्यूजन। जी एक बार हमारे में से आप सुन रहे हैं, एक दो दो कस्टमर जो है दे रहे हैं। हाँ अब वो सोल्यूशन उसका सामने नहीं आ रहा, जो तो एट दी एंड ही आएगी सारी बात पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। नहीं अब नहीं वो ये हो रहा है कि आपका सुबह जाए ना तो जनाब वो सारा कुछ हो जाए ध्यान से सुन जाए। अच्छा नहीं, वो करना पड़ेगा बेसिकली, चीजें को ज्यादा सब्र करना पड़ेगा। यार ये है कि वो जो चीज जो है ना, फर्ज करें कि जी फलां क्लाइंट मुझे थोड़ी हेल्प कर दे, तो मैं क्या करना है, मैं आपको अगर वो आसान चीजें तो आपको बता दूंगा, अगर लंबी चीजें तो मैं कहूंगा यार इसको आप या पेंडिंग कर लें, या फिर ठीक है हम इसका कुछ मैकेनिज्म बना देते हैं। वैसे ना मैंने एक चीज देखी है कि जब आप जिस तरह के काम कर रहे हो तो पहले हमें सीखने साथ पढ़े और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, तो फिर वो चीज कि हम आप में बैठती एग्जैक्टली है। बेसिकली मैं कोई पॉइंट पढ़ता हूँ तो मैं लाजिम तौर पर उसका लॉ का पॉइंट पहले पढ़ता हूँ, ठीक है, ताकि उससे आइडिया आता है। और कोड सीन्स होते हैं वो किसी पॉइंट के रिलेटेड सर्च करने हो तो कहाँ से मिले, पर जान उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट वालों को पैसे देने होते हैं। ये इन्होंने कहा पाकिस्तान लॉ साइट्स, रहमत लॉ एसोसिएट, बड़े सारे होते हैं। अच्छा ओके, तो पूरी बात बताएं, ठीक है। अच्छा जी, अदरक मैंने उतार दिया भाई। अच्छा सर, ये आपको समझ आ गई यूटिलिटी बिल्स के ऊपर वो कहता है प्रेस्क्राइब मोड, अभी मैंने कोई नहीं देखा, लॉ के अंदर डिफाइंड नहीं है, ये टाइम टाइम डिफाइंड होता रहता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल सेल्स पर्सन डिफर्ड, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना था, वो रजिस्टर्ड नहीं होते, आप उनको सेल्स करते हो, उसको एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस डिसल हो जाते हैं। खैर ये चीज का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट के साथ रेफरेंस है, जो पढ़ना चाहेगा वो भी ठीक है, जो नहीं पढ़ना चाहेगा फिर भी ठीक है। मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से बात करने को तैयार हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको भी सारे सेक्शन ना तो याद है ना पता है कुछ। और मैं आपको बड़ी बड़ी रिटर्न अभी खोल के दिखा सकता हूँ, ठीक है, वो दो चार रिटर्न दिखा भी देता हूँ। इतनी इतनी बड़ी रिटर्नें मंडी हुई हैं, मंडी से उड़ा दी है कि सिर्फ टपाई हुई हैं, और कैसे टपाई हुई है मैं भी दिखाता हूँ आपको, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए। असूली तौर पे एडमिजिबल इन एडमिजिबल आपके रिटर्न के अंदर होना चाहिए, ठीक है, जो जो एक्सपेंसिव नहीं है। किसी ने एक पॉइंट डाला हुआ, किसी ने दो पॉइंट डाले हुए हैं, ये सारे पॉइंट कहीं भी नजर आएंगे, ठीक है। हाँ प्रैक्टिकली कहीं आते भी नहीं है, शाबाश, ये भी बात सही है। लेकिन बड़े सारे आते हैं, लेकिन फिर भी ना वो बस फारिग किए होते हैं। मैं दिखा देता हूँ। अच्छा पहले तो वो जो पॉइंट है ना, तीन टैक्सेस को कंपेयर करना, वो मैं दिखाऊं आपको, वो देख लेते हैं कौन कौन से टैक्सेस होते हैं। मेरे साहब बताएं कौन से तीन टैक्सेस को कंपेयर करते हैं। बिजनेस का रिटर्न हो, कंपनी का हो, इंडिविजुअल का हो, ठीक है, या आपका एओपी का हो। इंडिविजुअल एओपी में दो टैक्सेस को कंपेयर करना होता है, ठीक है। वो कौन कौन से दो टैक्सेस को कंपेयर करना होता है, फर्ज करें कि 113 के अकॉर्डिंग आपका थ्रेशोल्ड मीट करता है, तो कौन से दो टैक्सेस को इंडिविजुअल में कंपेयर करना। जी आप बताइए। अगर वो टर्नओवर 1 मिलियन से ज्यादा है, 1 मिलियन नहीं है, हाँ 100 मिलियन, ठीक है। उसके इतने टैक्स हम देंगे। अल्टरनेट टैक्स नहीं नहीं, अल्टरनेट नहीं, वो कंपनी में नॉर्मल और टर्नओवर, ठीक है, शाबाश, दो में कंपेयर करेंगे। अच्छा उसके अलावा भजन आप बताइए कौन से दो टैक्स होंगे, ठीक है। कंपनी के केस में आ जाओ, हाँ कौन से तीन टैक्स कंपेयर होंगे। ये हालात है वसीम साहब। फॉर्मल टैक्स 113 के बाद दिखाऊंगा, टर्नओवर 113 और 113 से, ठीक है। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है, मिनिमम टैक्स है एंड नॉर्मल टैक्स है, ठीक है। वैसे साहब नॉर्मल टैक्स मालूम कैसे होता है, ये लेक्चर पढ़ा हुआ है। अब ये नहीं कि जी मैं तो ये चीज़ पता नहीं चला आवाज से आ रही है, ये चीज पढ़ी हुई है लेक्चर के अंदर। पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी, पैसे ये बता दो। पढ़ी हुई है, अब देख लेना, सब ऐसे नहीं चलेगा, बताएं। सिंपली शीट में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, उसके बाद उसका नाम है एग्जैक्टली शेड्यूल के आपकी इनकम में से आपका एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, जो जवाब आता है उस पर अगर आप मालूम कर लें टैक्स, वो क्या होता है, नॉर्मल टैक्स। वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है, शाबाश बहुत खूब। भजन आप बताएं कि मिनिमम टैक्स कैसे मालूम करते हैं। बस यही तो फिर हालात हैं सर। वसीम साहब आप बता दें मिनिमम टैक्स कैसे मालूम होता है, मिनिमम टैक्स कैसे मालूम होता है। सर मैंने खुद बताया हुआ है। नहीं वो रेट्स तो दिए गए हैं, वो रेट्स किस चीज के ऊपर मल्टीप्लाई होता है, टर्नओवर के ऊपर। अल्लाह हाफिज है आप लोग का, यही हो सकता है, ठीक है। इस लेक्चर को रिवाइज करना पड़ता है भाई जाके।
सर याद रखिए कि एक मैंने ये रिटर्न आपके सामने खोली, ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जाके हमने ये इनकम उनकी कुछ लिखी 28 लाख रुपए 90 हजार, ठीक है। इसमें से हमने कुछ खर्चे माइनस किए हुए हैं। कौन कौन से खर्चे माइनस किए हुए सर? ये डिफरेंट किस्म के खर्चे माइनस किए थोड़े थोड़े, ठीक है ना। ये जी रेंट है, यूटिलिटीज है, फलां है फलां है। अच्छा जी, इन्होंने मुझे कहा कि असूली तौर पे इन्होंने मुझे, मैं बता दूं ये क्लाइंट मेरा ही है, ठीक है, इन्होंने मुझे एक लंबी लिस्ट दी। इन्होंने कहा जी अच्छा सियाने इतने हैं, टैक्स नहीं देना चाहते थे, ठीक है, टैक्स देना ला करता। अच्छा वो जो अकाउंटेंट है इनकी, उसने एक तो उस पर ना तो मिनिमम टैक्स का पता है, ना अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स का पता है, ठीक है। उसने वो कोई जो 1.5-2 करोड़ रुपए की इनकम शो की, उसमें से इतने खर्चे शो किए कि कोई, अब ये कह लीजिए कि वो लाख रुपए का टैक्स बना के खुद ही ले आई, ठीक है ना। जब मैंने उसको खोला तो मैंने कहा भजन मैं तो इतनी इनकम शो नहीं करूंगा। काफी सारा क्यों नहीं शो करने ना। मैंने कहा जितने एक्सपेंसिव शो किए हर एक एक्सपेंस के ऊपर आपकी विद होल्डिंग। मैंने कहा पहली बात तो यह कि उन्होंने विद होल्डिंग आप लोगों ने की ही नहीं हुई। सैलियां भी बैंक की पेमेंट करनी होती है वो भी नहीं पे की हुई, आप कैश में पे किए जा रहे हो। मैंने कहा ये वायलेशन है 21C की, अगर आप किसमें पे करते हो, अगर आप विद होल्डिंग नहीं करते, और आप क्या करते हो, विद होल्डिंग नहीं करते हो, तो वो वायलेशन है कि आपको सेक्शन 21 उसका सबसेक्शन 1 उसका C कहता है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। मैंने कहा हम अपने हाथ से, हमारा दिल नहीं करता इनएडमिसिबल लिखें, और हम लिखते भी नहीं होते, कल को भी ऑडिट में आ जाए तो वो फिर इनएडमिसिबल खुद करता है। उसने कहा कैसे सर? मैंने कहा जो प्रॉफिट आपका मालूम हुआ होता है ना, उसके अंदर ऐड हो जाता है जितना वो एक्सपेंस है आपने बैंक के जरिए पे नहीं किया। उसने कहा सर उसके अलावा? मैंने कहा उसके अलावा भी आपके मसले मसाइल हैं, होते हैं। उन्होंने कहा क्या मसले मसाइल होते हैं? मैंने कहा मसले मसाइल ये हो गया कि ये एक तो कैश की पेमेंट है, मैंने कहा दूसरे नंबर पे आपने टैक्स काटे, अब उन्होंने टैक्स भी नहीं काटा हुआ, फिर उसके ऊपर वो परेशान। तो इसका मतलब ये है कि आपने बैंक के जरिए भी पेमेंट करनी है, ठीक है, और दूसरा टैक्स भी काटना है। यही जो मैं पहले समझाता हूँ तो इनकम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस के ऊपर विद होल्डिंग और फिर बैंक के जरिए पेमेंट, ठीक है। अब मैंने इनके फिर वो कितने शो किए, मैंने कोई 28 लाख कर दिया, ये देखो। मैंने कहा कल को अगर टैक्स देना भी पड़ा, मैंने कहा वो विद होल्डिंग की मैंने फर्क और निकाला नहीं बोला था, मैंने कहा 3-4 लाख की विद होल्डिंग आपकी बनती है, मैंने कहा वो भी आपको देनी पड़ेंगी। खैर मैंने कर करा के इनके एक्सपेंस से निकाल के 3,47,098 टैक्सेबल प्रॉफिट मालूम किया। क्या मालूम किया? यानी कि वो फिगर्स को इस तरह से किया कि इतना नॉर्मल टैक्सेस और ये अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया, टैक्स सॉरी टैक्स प्रॉफिट आ गया। क्यों? इसके अंदर मैंने ये एडमिजिबल इनएडमिजिबल भी डाला हुआ है। इसका एडमिजिबल इनएडमिजिबल में चलते जाएं तो सर इसके ऊपर आपका एडमिजिबल डिडक्शंस के ऊपर कितनी अमाउंट आ रही है? 1,38,000 इनिशियल अलाउंस। अच्छा इनके जो अकाउंट्स में फिगर्स लिखी हैं उसके अंदर मैंने अकाउंटिंग डेफिनेशन डाली नहीं है। मैंने कहा जी मैं टैक्स के लिए मैं वो अकेला बंदा मैनेज करने वाला कि इसके अंदर ये वाली फिगर अकाउंटिंग वाली आती है, बाकी सारे नॉर्मल वही वाले एक्सपेंसेस जो अलाउड है, अज्यूमिंग कि कोई खर्चा डिसअलाउड है ही नहीं, ठीक है। तो ये माइनस किया क्योंकि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में मैंने कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। ये तो आपने मतलब फिगर्स चेंज किया, अब जैसे कि अभी आपने 7 पावर की होती है उसको आप नहीं करते, नहीं कर उसको तो पब्लिक ही जी जी जी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने तो यहाँ पे मिनिमम और तीनों टैक्सेस का आपको दिखाना है, मैंने सारी फिगर्स को क्या किया, प्लस माइनस कर लिया। उसके बाद सर गया टैक्स चार्ज और पेमेंट के ऊपर, ठीक है। ये सिर्फ आपका नॉर्मल टैक्स बिजनेस के अंदर जो वर्किंग हेडिंग के अंदर लिखी है इनकम लेस एक्सपेंसेस। सर ये यहाँ पे कंपटीशन के ऊपर में आया, जब कंपटीशन के ऊपर आया आपको नजर आ रहा है कहीं ये ना हो के? अच्छा हाँ 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 वो मैंने अब इनके अकाउंट्स फाइनल करके उसका प्रिंट करके अपने पास रख लिया कि एक्चुअल ने ये भेजा। पहले उनसे मैंने कंसेंट ली, मैंने कहा मैं ये करने जा रहा हूँ, आप कुछ दिल करे। अच्छा उसकी वजह क्या थी? अब वो बंदा क्या सोचता है, वो अब कंपनी चलाई जा रहा है, वो समझ कि फुदू का आता है, बस इनकम में से पैसे थोड़ा बहुत टैक्स दे दिया वरना नुकसान में शो कर दिया, टैक्स नहीं देना। अच्छा उसके बाद कैश में पे किया जा रहा है, टैक्स नहीं काटा। मैंने उसको भी ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया, मैंने कहा भैया कि आपको हमें इस साल, ये अगले साल या उससे अगले साल नोटिस आने वाला है, ठीक? तो उसने कहा वो सर क्यों आने वाले हैं, आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, ऐसे कैसे आने वाला है? मैंने कहा टैक्स काटते हो? कहता नहीं। अच्छा फिर मैंने कहा बैंक से रिपे करते हो? कहता नहीं। मैंने कहा सर क्यों ना है? फिर वो थोड़ा समझाया तो ज़हनी तौर पर थोड़ा उसको मैंने ज़हन एडवांस में बना दिया कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ, क्योंकि ये होना भी है, ठीक है। तो जब एकदम से बताऊंगा तो वो परेशान हो जाता। अब उसको समझ आ गई कि मैं गलतियां कर रहा हूँ तो गलतियों का नुकसान सजा मिलने वाली। अच्छा सर यहाँ पे जब आया, ये वहां से जो नेट प्रॉफिट आ रहा है इनकम लेस एक्सपेंसिव 397,098,
ठीक है। इसके ऊपर मालूम क्या होगा, नॉर्मल टैक्स। क्या मालूम होगा सर, ये नॉर्मल टैक्स नजर आ रहा है टैक्स चार्जेबल के नीचे, कितना आ गया, 1,0698,000 रुपये, 29% ये होगा। खुद पोर्टल ने मालूम किया, मैंने नहीं किया, ठीक है, खुद ब खुद इनकम ले सकते हैं। ये भाई रकम, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं कि ये नंबर 1 टैक्स है जो मालूम क्या है। इसके बाद सर आपका उधर जो 28 लाख की मैंने सेल शो की हुई थी, ये आ गई, ठीक है। इसका कितने परसेंट है, 1 पॉइंट, ये देखो उसके सामने लिखा भी हो, ठीक है, कितना बन गया, ठीक है। ये दूसरा टैक्स है। अब तीसरा कौन सा रह गया, ये 113 का 113C वाला, ऑल्टरनेट वाला, 113 ये सी, ठीक है। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, इसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट का 17%, ठीक है। मैंने जी अकाउंटिंग के इसके अकाउंट्स भी अपने बनाए हुए हैं, ठीक है, अलग से, वो भी जो अटैच किए थे इसके रिटर्न के साथ अटैच करने होते हैं। उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट कौन सा मालूम किया है, 4 लाख, जानबूझ के मैंने उसको अलग बनाया, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स कितना आ गया, ये थर्ड नंबर टैक्स आ गया। अब इनमें से बड़ी रकम कौन सी है, याद रखिएगा, टैक्स चार्जेबल के सामने टैक्स चार्जेबल, इन तीनों में से बड़ी रकम कौन सी है। अगर आप मिनिमम को या किसी और को जानबूझ के वर्किंग करके इस तरह चेंज करें कि वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो टैक्स चार्जेबल आपको वो नजर आ रहा है। समझ आइए कि नहीं वैसा। अब ये कैसे मालूम हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बड़े सा लोग, ये कंपनी को नोटिस आता है, पता है क्यों नोटिस आता है, वो शरीफ लोग इनकम लेस एक्सपेंसेस करके नॉर्मल टैक्स मालूम कर लेते हैं, लेकिन मिनिमम टैक्स मालूम नहीं करता, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स मालूम नहीं करता। मैं आपको एक पलंदा ऑफ नोटिस कंपनीज का नोटिस का दिखा सकता हूँ, जो कि वकील रिटर्न भर देता है, वो बाकी 2 टैक्स है। ये मैंने खुद फिगर लिखी हुई है, ये फिगर 2 ना लिखूं तो ये मालूम ही नहीं करेगा, वही वाला नॉर्मल टैक्स वही वो आ जाएगा। ये भी डिलीट कर दूं, ये भी डिलीट कर दूं, ये मैंने यहाँ पे खुद लिखे हैं, खुद नहीं उठाए। इसके सामने ये जो 2 टैक्स उसने लिखे हैं, 30,000 82,000 का, इसने कैसे लिखे हैं, जब मैंने फिगर लिखी है उसका मल्टीप्लाई करके उसने खुद लिखी है। तो फिर आपको नोटिस आते हैं, क्या नोटिस आते हैं, तो भैया ना आपने ये वाली फिगर है नहीं डाली, ये मिनिमम टैक्स आपने नहीं डाला होगा, सबमिट भी करने देगा। अच्छा, इसके बाद सबमिट क्यों करने देता है, आप फर्ज करें कि हर बार, या तो ये पोर्टल इनका इतना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर हो कि वो पहले असेस करे कि ये इंडिविजुअल है ओपी है, क्या इसके ऊपर टर्नओवर लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। तो फिर हम अगर उसको अकाउंट साथ अटैच करें, तो अकाउंट में से हो सकता है वो नहीं पढ़ पाता, वो कहे यार अकाउंट का फिगर यहाँ पे लिख दो, ठीक है। लेकिन इतना भी इंटेलिजेंट भी नहीं हुआ, इंटेलिजेंट कुछ है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल बेकार है, लेकिन नहीं, इसको भी कुछ थोड़ा सा फिगर्स देनी पड़ती है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, टेम्पलेट है, ये कंपनी के लिए भी यही खुलता है, इंडिविजुअल के लिए भी यही खुलता है, एओपी के लिए भी यही खुलता है, जिनके ऊपर टर्नओवर लगता है उनके लिए भी यही खुलता है, जिनके ऊपर नहीं लगता उनके लिए भी यही, ठीक है। वो अभी अटैच नहीं करनी यार, अटैच करनी सिखा दूंगा, ये देखो, ये लास्ट में ये अटैचमेंट आ रही है, ठीक है, ये अटैचमेंट की ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाते होते हो, ये अकाउंट अटैच हुए हुए हैं, यहाँ पहले आ रहा होता है, यहाँ पे ना साथ ही प्लस का साइन, ठीक है। तो अभी ये अटैच हुए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलो कुछ और रिटर्न दिखाता हूँ आपको। सर ये नॉर्मल अगर हम रिटर्न भर रहे होते हैं, जब बैंक की स्टेटमेंट अटैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं? जो मर्जी अटैच कर लो। अच्छा जी, क्या कहने लगे थे, सर अभी रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हम सबसे पहले तो उससे अकाउंट ही मांगने हैं कि अकाउंट अपने दे दो। हाँ, अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, और साथ में उसके अकाउंट्स बने हुए जिसके अंदर इनकम लेस एक्सपेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। हाँ सर, बैंक स्टेटमेंट। एक केस में ऐसा आता है कि सिर्फ बैंक से गाड़ी ली, उसी की बुनियाद पर इसको जो है टैक्स रजिस्टर आ गया अभी आज से 2-3 साल। अब उसके बाद उस बंदे को पता ही नहीं है, उसको नोटिस भी आ रहे हैं, कोई उसको तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अब उसके लिए पहले हम उसको जो है वो सारा पहले कि उसकी रिटर्न तक रहेंगे 2 साल की जो है, और जी जी, उसके 2023 में उसको एक्टिव टैक्स अगर लाना जरूरत है तो ले आए, वरना रिटर्न सबमिट कर दें। कानून ये नहीं कहता कि आपका नाम एटीएल में आज, अगर मुझे नोटिस आते हैं तो वो कहता है कि रिटर्न नोटिस का मतलब ये है कि मैं उसका रिप्लाई करके रिटर्न का आया
तो 4 का रिटर्न सबमिट कर दूं, लाजमी नहीं मैं 1,000 का चालान भी जमा कराऊं, नहीं करवाता। एक क्लाइंट फर्ज करें नाम नहीं आएगा, हाँ वो विदहोल्डिंग वाला है, वही मतलब टैक्स जो डबल हो जाते हैं वो डबल ही रहेंगे। मेरा बस ये है, वो मैंने जो आप कहा था कि वो 3 साल 4 सालों के लिए मुझे नोटिस भेजे हुए हैं 2014 से ऑनवर्ड, जबकि मैंने 18 में रजिस्ट्रेशन कराई थी 14 से। तो कर दो कोई था, ठीक लेकिन है। मैंने रिप्लाई किया ना उसको, तो वो इनकम उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट नहीं आ सिंपल वेल्थ स्टेटमेंट अलग आएगी, 2018 से पहले अलग थे। स्टेटमेंट जब जाता हूँ वहाँ पे वो किसी के अलाउ ही नहीं कर रहा, वो वहाँ पे लास्ट 5 ईयर वो टाइम बार हो गया ना, बस ठीक है। आप ऐसा करो कि नहीं उसका ना करो, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास अपने डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन कर लो, ठीक है। पूरी स्क्रीन करना जब उसको करो, ठीक है। फर्ज करने कल को अगर आपका गेस्ट किसी उसके बगैर हाँ नहीं नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। वेल्थ स्टेटमेंट बस आप ऐसा करो कि वेल्थ स्टेटमेंट का उसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी स्क्रीन का, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ रिटर्नों का हम देखते हैं। पेनल्टी वगैरह भी देनी होगी, कौन सी? ये जो पीछे पेंडिंग आ रही होती है जी जी, नहीं नहीं पेनल्टी वो जब लगाएगा तब देंगे, खुद से थोड़ी देंगे, खुद से तो कोई भी नहीं देता, ठीक है। अच्छा जी, ये है कि जी जॉनसन एंड जॉनसन पाकिस्तान, ये क्या चीज़ है भाई, पता है जॉनसन और छोटी कर पोस्ट ऑफिस की भी जो है, बच्चों की काफी भाईजान जो टैक्स ना काटो फिर भी वो लोग अपना एक्सपेंस शो कर देते हैं, कल को आपको नोटिस आता है, वो कहता है भाईजान मुझे इसका बताओ कि आपने कितना टैक्स काटा है, क्योंकि वो आपकी रिटर्न देखता है, जितने आप टैक्स जमा करवाते हो तो उसके पास रिकॉर्ड होता है कि कितने से टैक्स काट के जमा करवाए हैं। ये 32,000 तक शो कर हाँ कैश वाली शो कर सकते हैं, हाँ लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो वो फिर सोशल सिक्योरिटी वाले के पास जाए। जी जी जी, चलो जी। अगर किसी कंपनी को एटीएम से निकाल दी हो तो फिर उसको रिटर्न करने के लिए उसकी रिटर्न जमा कराओ, उसका 2,000 रुपये का 20,000 का चालान बनाओ, चालान बनाना सिखाया हुआ है आपको लास्ट क्लास में, नहीं, उसने 2023 की रिटर्न जमा करवाई। तो उसका फिर चालान जमा कराना पड़ेगा, रिटर्न जमा करो। हाँ से अच्छा 20,000 का, ठीक है। अच्छा जी, पब्लिक पेमेंट की जो भी है कंपनी में रखता हूँ जी जी, जो वही तरह बनेगा, नीचे प्रीपेड PSID आ रहा होगा, नीचे एडमिटेड टैक्स पे आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कोई एग्जांपल नहीं दे रहा था अभी, अभी चीज पूरी की नहीं है, मैं 2-3 रिटर्न दिखाने के चक्कर में हूँ। PBT की रिटर्न खोलते हैं ना। अच्छा फर्ज करें इसका देखते हैं, मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इनकी इनकम इन्होंने कितनी शो की हुई है। अच्छा इनकी कोई इन्होंने अदर इनकम डाली हुई है, पता नहीं क्यों अदर इनकम डाली हुई है, ठीक है। क्लाइंट की कोई आपकी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में कुछ नहीं डाला, ठीक है। अदर रेवेन्यूज में जाके उसमें भी अदर्स डाला, हो सकता है इन्होंने बैंक के अंदर पैसे रखे हो या कोई चीज़ हो, ठीक है, अदर्स में नोट डाल दिया, ठीक है। आई डोंट नो क्यों डाला। इन एडमिजिबल एडमिजिबल पे जाएं, इन्होंने कोई खर्चा एडमिजिबल इन एडमिजिबल नहीं किया हो कुछ भी, ठीक है। उसके साथ ये आपके जो बैलेंस शीट है इनके पास, अच्छा इंटरेस्टिंग ये भी मंड मंडैया किया हुआ है कि टोटल रिसीवेबल इतने हैं, ठीक है। उसके बाद कैश इतना है और अदर एसेट्स इतने हैं, और टोटल कितना है जी इनका, वो 33,64,00,000 रुपये, ठीक है। अच्छा उसके बाद इनकी ये सारे के सारे पैसे किस में पड़े हुए हैं इनके, ऑथराइज कैपिटल इन्होंने लिखा ही नहीं है, पेड ऑफ कैपिटल लिखा है, हालांकि ऑथराइज भी लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये कह रहे हैं जी नेगेटिव में हम चल रहे हैं लॉसेज में, ठीक है। और ये कहता है कि बाकी जो है ना डेफर्ड लायबिलिटीज, कुछ लोगों के फ्यूचर में पैसे पे करने वाले हैं, वो इतने हैं, इतने नुकसान में है, और कुछ अदर लायबिलिटीज हैं। ये समझे कि ये अब अकाउंटिंग है कि आपके पास जो आपके अकाउंट्स हैं
वहां से फिगर्स उठा के यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन हमें यहाँ पे देखना होता है कि कौन सी। अभी मैंने फिगर्स पुट करने नहीं सिखाया, बस अभी आपका एक माइंड मेकिंग कर रहा हूँ, फिर फिगर्स हम पुट भी करेंगे। तो यहाँ पे अपने फिगर्स को प्लेस करना है, ठीक है, इस फॉर्म के ऊपर। तो ये तो रिटर्न हमारे लिए फिर बेकार है। लेकिन इसका हमने एक चीज अभी देखनी है, टैक्स चार्ज और पेमेंट के अंदर जाके इन्होंने क्या 3 टैक्सेस को कंपेयर किया है, ठीक है। बिजनेस इनकम कितनी आ रही है, 319, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा, अच्छा इसका भी नॉर्मल टैक्स ज्यादा है, ये मुझे ऊपर से पता चल गया, ठीक है। नॉर्मल टैक्स कितना आ रहा है, 92,000 रुपये, ठीक है। इंटरेस्टिंगली अब ये देखो कि जिसने भी रिटर्न बनाई है, 2 टैक्स दूसरे ने मालूम किया। ये सही किया हुआ है असूली के लिए, गलत किया हुआ, जिसको नोटिस आना बनता है कि नहीं बनता। इसने पहले लम्हे में ही अपने ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी दे दी कि हमें नोटिस निकालो, ठीक है। इसको सेक्शन 122(5)(a) का नोटिस आएगा, सेक्शन 122(5)(a) का। 122(5)(a) के तहत वो कहेगा भाईजान आपका जो रिटर्न है वो अरोनियस है। क्या है, इरोनियस है, सो फॉर एज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। तो ये भाईजान ने ये शुरू से इसने कहा बिस्मिल्लाह आओ और हमें सीधा कर दिया, ठीक है सर। तो हम समझे कि ये वाली गलती नहीं करेंगे। नहीं अली भाई मुझे आती नहीं है, नहीं करवाऊंगा, बिजनेस के एग्जाम्पल से नहीं करवाऊंगा। भाई इंतजार किया करो चीजों का, हर चीज करवा के जब तक आप मुतमिन नहीं होंगे मैं आगे कैसे जाऊंगा। स्पीड लगाना शुरू कर देते हैं, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, जो करवा रहा है वो नहीं समझना। मैं वो अभी यहाँ से वही खोल रहा हूँ, रिटर्न खोल ही ऐसे रहा हूँ, खोलने ऐसे जा रहा हूँ जिसके अंदर सब कुछ आ रहा हो, ठीक है। अलबरका फूड्स, इसको देख लेते हैं। यार हमने उसमें से चीजें, हमने सारी फिगर्स खुद डालनी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट रिटर्नों का मुआयना करते हैं ना। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने कुछ डाला ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं डाला हुआ। इसमें सिर्फ आपकी क्लाइंट की शो नहीं कि सारी। नहीं नहीं सारी की, मेरे पास कौन सा ऐसा कोई खजाना है कि सारी शो होने लग जाए, ठीक है। ऐसा कोई जादू नहीं है भाई। नहीं नहीं ये अभी क्यों मुझे ना नोटिस भिजवाते हैं, ठीक है। दुनिया का अच्छा जी, यहाँ पे आगे चलते हैं। हाँ मतलब वैसे तो क्लाइंट का अपना लॉगिन हाँ, वो 181 का फॉर्म की मॉडिफाई करके वो जो आ रहा था ना लिंक, वहां पे जाके आप अपॉइंट करते हो अपने आपके, ये मेरा रिप्रेजेंट। जी 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 जी। एक और टर्न को देखने की कोशिश करते हैं, ये कुछ आ रही है वो, खैर अगले पेजेस पे आ रही है। बिजनेस, अच्छा चलो ये मिलियंस बिलियंस वाली फिगर आई है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे जाएं, इसकी इनकम कितनी हो, कहता है डोमेस्टिक सेल या सर्विसेज हमने कितनी की दी है, ठीक है। ये अमाउंट आ गई, यही अमाउंट उसने उठा के, यही अमाउंट उठा के यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। यही उसकी नेट हो गई, ठीक है, यानी कि कोई एक्सपेंसिस है ही नहीं, ठीक है। एक्सपेंसिस जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये जितने इसने एक्सपेंसिस बुक किए हुए हैं, सारे के सारे एक्सपेंसिस के ऊपर विदड्रॉलिंग वगैरह हुई हुई है, बैंक के जरिए पे हुए हैं, ठीक है। अज्यूम में किया जा रहा है, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं इनएडमिजिबल में जाके इनको डाल दूंगा। नहीं ये अकाउंटिंग में को कोई अप्रूव नॉन अप्रूव वाली बात नहीं, ठीक। अभी तक बेसिकली यहाँ तक तो वो अकाउंटिंग चाह रही होती है, यहाँ तक ये नीचे डिविजिबल इनएडमिजिबल में जाके इसे देखता हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ वही बस एज इट इज, एज इट कॉपी पेस्ट, कुछ भी नहीं किया अभी, अभी कुछ भी नहीं किया, ठीक। जो फिगर अकाउंट्स वालों की मैन्युफैक्चरिंग में डाल दी, अदर रेवेन्यू में डाल दी, मैनेजमेंट एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दी, ठीक है, सब कुछ एज इट इज। अब हम आए एडमिजिबल इन एडमिजिबल के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या माइनस किया हुआ है, ठीक है, ये वाली अमाउंट की, ठीक है। अच्छा उसके बाद कोई पेनल्टी लगी हुई है,
वो ऐड बैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने टैक्स गेन जो है वो ऐड किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कोई अदर इनएडमिजिबल डिडक्शन, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि इनएडमिजिबल है, और यानी कि वो इन हेडिंग्स के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, किसी भी हेडिंग में नहीं आ रहा, लेकिन लॉ के तहत किसी भी सेक्शन के तहत इनएडमिजिबल है। ये जिसने रिटर्न बनाया उसको पता है कि ये उसने क्या डाला है, ठीक है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक उधर माइनस हो चुका है। एडमिजिबल में क्या है, गेन आ गया है ऑन सेल ऑफ एसेट, ये अकाउंटिंग गेन, क्योंकि ये ऐड हुआ है, तो ये किस में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टैक्स डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस, ये वाली अमाउंट है, ये माइनस करना था, क्या ऐड करना था, टैक्स डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस फॉर करंट ईयर माइनस करना, जी ये डिडक्शन है, ठीक है, शाबाश। अदर एडमिजिबल डिडक्शंस, बाकी अमाउंट्स आ गई। फिर कर करा के जिसका नेट इफेक्ट आता है वो कितना आता है, 42 मिलियन, ठीक है। अब ये इसके ऊपर क्या मालूम किया जाएगा, नॉर्मल टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली केस में नॉर्मल टैक्स होगा अगर एंटिटी प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। कंप्यूटेशन के ऊपर किया, देखो 42 मिलियन आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर उसने टैक्स मालूम किया, कितना मालूम किया सर, बाकी इसका दूसरा ऑपोजिट हुआ हुआ, नॉर्मल टैक्स कितना हुआ हुआ, 12 मिलियन इसका, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर इसने, अब ये देखो ये रिटर्न सही बनी हुई है। अच्छा, टर्नओवर के ऊपर मालूम किया कितना आ गया, 18 मिलियन, एंड अकाउंटिंग के ऊपर मालूम किया कितना आ गया, 6 मिलियन। तो फिर जो अमाउंट बढ़ी है वो कौन सी है, 18, ठीक है। अब 18 हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। और मैं बात करूं तो उसमें से विद होल्डिंग कितनी हुई है, एडवांस टैक्स कितना जमा हुआ सेक्शन 147 का, कितना हो गया, 24, इन दोनों का फर्क जो निकाला रिफंडेबल, ठीक है। इसका मतलब ये कि हम थोड़ी सी और फिगर्स को डिस्कस करेंगे आगे, अगली क्लास में ना हम इनको पुट करेंगे पोर्टल के अंदर, ठीक है। प्रॉपर बिजनेस रिटर्न हम फाइनल करेंगे कि कैसे करना है। अब थोड़ा आइडिया दे दिया है भाई जान, याद रखिएगा, आपको आवाम में से गुजरेगी चीजें का लेक्चर रिवाइज ना किया, ठीक है। तो ये लेक्चर रिवाइज करके आना, ठीक है ना। हाँ, बुक वाली एग्जांपल्स पढ़ लो तो मोर लेस आपको काफी हद तक अफाका हो जाएगा, ठीक है। जी ऑनलाइन वाले आपका कोई सवाल है किसी साहब का, नो सर। इसी क्लास की आता है जी। नो सर, कोई नहीं है। सर जब भी क्लासेस होना तो एक दिन पहले एडवांस में बता दिया करे कि ये इस दिन क्लासेस होंगे, तो हम रैंडमली अचानक से पता चल जाता है कि इस दिन क्लास है, तो हम अजय विदाउट साहब, ये प्रिपरेशन आप बैठ जाते हैं। किस कंट्री से बोल रहे हैं, जिससे मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान से बात कर रहे हैं सर। पाकिस्तान में जी। हमारी टाइमिंग अनाउंस्ड है, ठीक है। पूरी क्लास जानती है शायद आपके अलावा, आप शायद, मैं मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होनी चाहिए, पूरी क्लास को पता है, आपके बाकी साहबान क्लास के अंदर मौजूद है, ऑनलाइन क्लास में फिजिकल वाले भी बैठे हुए हैं। हमारा तो सैटरडे संडे का हमने डिसाइड किया हुआ था कि एक क्लास हुआ करेगी रमजान में, उसके अलावा हमारी टाइमिंग्स अनाउंस है मंडे ट्यूसडे की, फिर आप कहेंगे मुझे तो वो भी नहीं पता। थैंक यू सर। कुछ कुछ लास्ट डेज में मैं बिजी था तो मुझे पता नहीं चल सका। इंशाल्लाह फ्रॉम सर टुडे क्लास के ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह। ग्रुप के अंदर सर प्रॉपर अनाउंसमेंट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अह, वो मैंने बना के देना था तो मेरी वजह से थोड़ा सा लिंक लेट हो जाता है, ठीक है, लेकिन कभी सडन नहीं होता, टाइम हमारा फिक्स्ड है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सर अगली क्लास हमारी ईद से पहले होगी या अब ईद के बाद होगी? सर जैसे आप लोग हुक्म करें डॉक्टर साहब। मैं सर अक्सरियत जिस तरह से फैसला करेगी, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अक्सरियत का फैसला पाकिस्तान में कहाँ माना जाता है। पाकिस्तान में तो सर फॉर्म 47 चलता है, 45 नहीं चलता। सर मैं खामोश हूँ। ये भी सही है, क्यों निशान बन रहा है। चले जी, हमारे एक साहब है वो कहते हैं सर मैं तो गैर हाजिर हूँ, कहते हैं रमजान आ रहा है, ठीक है, कहते हैं मैं तो
पूरी रात इबादत करता हूँ और पूरा दिन सोता हूँ उस दिन, ठीक है ना। तो ठीक है, हम ईद के बाद करेंगे, बिजनेस का टर्न होगा। मेरे भाइयों मेरी बात सुन लो, ये क्लास सिर्फ मेरे साथ नहीं चलने वाली। अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, वसीम भाई अपनी ईमानदारी से आप बताइए, ठीक है, मुझे अपनी तारीफें नहीं चाहिए कि सो फॉर एज जो आप चीजें सोच के आए थे, आप कितने अरसे से टैक्स का काम देख रहे हैं या करते हैं? 3 साल से कर रहे हैं। लेकिन आप वो उन लोगों में से नहीं है जो फारग लोग होते हैं। यकीन करें, मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा कि कई लोग 3 साल काम करके भी ना उनसे आप बात करते हैं तो वो फारग होते हैं, ठीक है। मैंने इनसे जो बात की या डिस्कशन की तो मुझे ये लगा कि इन्होंने 3 साल ऐसे 3 साल जाया नहीं किया, ठीक है। पढ़ते रहे, स्टडी की है, मतलब काफी इनको अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन किस्म की है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं? इसमें एक्सपेक्टेशन मीट हो रही है, और सबसे बड़ी चीज मुझे इसमें एडवांटेज जो है ना, वो ये हुआ है कि लॉ को पढ़ना किस तरह है और उसको इंसिडेंट के साथ रिलेट किस तरह से करना है, सबसे बड़ा जो मुझे इसमें एक वो है एडवांटेज। एडवांटेज मिला है। तो सर यही चीज है, ठीक है। अब अगर आप नहीं पढ़ेंगे, यकीन करें कि आप 4 माह के बाद भी आप खाली, ठीक है, कोई फायदा नहीं आने का, अपने पैसे जाया करने का, अपने टाइम को जाया करने का। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आप लोग अपना टाइम की कदर कीजिए, ठीक है। पढ़ के आएंगे तो फिर मेरे से बात करेंगे, कोई पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। वरना फिर आप कहेंगे जी फलाना चीज है। मैंने आपको एक एक चीज बतानी है। जो लोग अच्छा मार्केट में फलाना बता जी गोल्ड 0 का शो करता है, इनहेरिटेंस 0 की शो करता है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मैं आपको सर सारी चीजें दिखाने वाला हूँ, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है। आप मेरे से पूछ लें सर फलाना वाला टॉपिक किसके साथ लिंक करता है, जैसे कैपिटल गेन है, जब बिजनेस हम कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया, अभी तो मैंने आपको कहा कि हमें रिटर्न मिलेगी, आगे चल के इसको दोबारा से मैंने दोबारा ओपन करना है इस टॉपिक की। तो थोड़ा सा लीगली मैंने चीजों को बताने की कोशिश की। मैं कहता यार ये अकाउंट्स में मिलते होते हैं, ऐसे फिगर पुट करते हैं, बस बात खत्म। मैं कहा थोड़ा सा आपका जेन क्लियर हो कि यार इनएडिजिबल क्या है, डिमिजिबल क्या है। हालांकि आपको मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, कोई ऐसे फिर बुराई वाली बात हो जाती है। उपला हजरात को इन चीजों का नहीं पता। ये हमें बीइंग अकाउंटेंसी में हमने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, और हमें फॉर्म्स के अंदर रोला गया है, रातों को बिठाया गया है, ठीक है। और यकीन करें कि ऐसा ऐसा वो होता था कि सर ने कह दिया जी आज नहीं जाना तो नहीं जाना, रात के 2 बजे होते थे तो बैठे होते। तो वो फिर चीजों का फायदा हुआ, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग सीख लें, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं है मार्केट में कोई आपको इस तरह से बढ़ाए, ठीक है। ये पढ़ना आपने, आपको हमने रास्ता मैंने दिखाना है बस। इसमें सर थोड़ी सी पता है कि हमें भी कोई स्टूडेंट होंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम से जब नहीं नहीं, आप प्रैक्टिकल करना है। अभी से थोड़ा सा ना मैंने बेसिस की वजह से ना मैंने कहा कि एक ये खर्चे होते हैं, एक अकाउंट्स होते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 पे ये भी चीज याद रखें कि हमने जब चीजें एक एक हेड कर लेंगे ना, फिर हम चीजों को और आगे थोड़ा सा लेके चलेंगे। यकीन करें कि ये चीजें जब नोटिस आते हैं ना, तो इन्हीं बेसिस पे आ रहे होते हैं। इस सेक्शन 21 को कंप्लाई नहीं किया, मैं आपको बता दूं, जितनी बिजनेस रिटर्न होती है सेक्शन 174(2) को रेफर करेगा कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। और बल्कि अभी बैठे हुए हैं हमारे पास लेखक साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे एक नोटिस भी शेयर किया था, ठीक है। तो यकीन करके वो वही वाले पॉइंट जब ये पढ़ रहे हैं ना, तो इनको जब मैं अब दोबारा पढ़ाऊंगा या बताऊंगा तो फौरी समझ आएंगे कि यार अच्छा ये वो फलां फलां चीजें इस वजह से हो रही हैं, ठीक है। तो रीजन जान लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि पोर्टल को समझ। पोर्टल के साथ लॉ को पहले पढ़ो। उसको थ्योरी का कनेक्शन ही ना हो पा रहा है। ज्यादातर सारे जो है जॉब पर्सन है, वो बिजनेस कर रहा है, वो ये वो फिर वो कह लें कुश्ती हो जाती है। हाँ ये बात सही है, तो रमजान है तो सारी चीजें प्रैक्टिस में जाके अटैचमेंट हो जाएगी थ्योरी के साथ, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो उम्मीद है अल्लाह का करेगा। मैंने इसी चीज को कंसिडर करते हुए अगली क्लास को वो ऑफ दे दिया कि चलो लास्ट वीक है, ठीक है ना। हाँ, ईद के बाद जी हम देख लेते हैं हम क्लासेस अभी कैसे रिज्यूम करेंगे। मंडे है सर, वो जो हम्म आउट स्टेशन लोग हैं हम्म। इस्लामाबाद, हाँ ठीक है। और फिर वो वीकेंड से पहले निकल जाएंगे कई लोग, छुट्टी जो अपने बॉस। वापसी का रमजान में ना वापसी, मतलब ईद की छुट्टियां तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तक है, हाँ ठीक है, उसमें फिर अगला संडे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। मंडे वर्किंग डे, हाँ 15 तारीख को क्लास देंगे या 15 और 16 को नहीं वो फिर और आगे चली जाएगी, ये जो कंसेप्ट नहीं है। इस तरीके से मैनेज होगा एक क्लास में तो। चलो ये